हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वर्ड स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और उम्मीद करता हूँ आप भी काफी एक्साइटेड होंगे, क्योंकि आज शुरू हो रहा है जी एक नया सीरीज। यूजीसी नेट कॉमर्स का मेगा पीवाईक्यू रिवीजन सीरीज हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपके पिछले 3 सालों में जितने भी सवाल हर एक यूनिट से पूछे गए हैं उसको टॉपिक वाइज आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं। तो हमने तो काफी सारी मेहनत इसके अंदर डाल दी है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सीरीज पसंद आएगी। तो इंटरनेशनल बिजनेस का आज का हमारा टॉपिक है। तो आइए जी, इंटरनेशनल बिजनेस में क्या क्या सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं, क्या क्या टॉपिक से सवाल आए हैं, एक एक करके उठाते हैं और उनको आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले ब्रीफली आपको एवर स्टडी क्लासेस के कोर्सेज की जानकारी भी दे देते हैं। तो यूजीसी नेट कॉमर्स या फिर मैनेजमेंट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पास मल्टीपल कोर्सेज हैं आपकी प्रिपरेशन को आसान बनाने के लिए। तो आप कंप्लीट कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको मल्टीपल वैलिडिटी ऑप्शंस मिलेंगे। आप अपनी कन्वीनियंस के, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको करनी है केवल प्रैक्टिस, तो आप केवल और केवल टेस्ट सीरीज में या फिर प्रीवियस ईयर पेपर्स वाले कोर्स में भी एनरोल हो सकते हैं। अभी एग्जामिनेशन पास है बट डिस्काउंट्स काफी ज्यादा है। तो आप इन कोर्सेज को चेकआउट कीजिएगा, डिटेल्स हमारी ऐप या फिर वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगी। प्यारे दोस्तों, इंटरनेशनल बिजनेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या क्या टॉपिक्स है जिनसे एग्जाम में सवाल देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले जो आपका इंटरनेशनल बिजनेस की जो ट्रेड को लेकर थ्योरीज है, वहां से काफी सवाल आते हैं। इसके अलावा आपके जो अलग अलग मोड्स ऑफ एंट्री हैं इंटरनेशनल बिजनेस में, उस पे भी कई सवाल हैं। एफटीआई एफपीआई को लेकर भी कई सवाल पूछे जाते हैं। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन और आपके जो ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं वो भी एक इंपॉर्टेंट एग्जामिनर का फेवरेट एरिया है। और इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, जिसमें आपका डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ वगैरह आता है, तो वो तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। इसके अलावा आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट का टॉपिक और गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन इंटरनेशनल ट्रेड, जिसमें आपके टेरिफ बैरियर्स, नॉन टेरिफ बैरियर्स वगैरह, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी वगैरह आ जाते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स हैं ब्रॉडली जिनसे आपको एग्जामिनेशन में सवाल देखने को मिलते हैं। तो आइए एक एक करके टॉपिक को उठाते हैं जी, और उसके जो प्रीवियस ईयर के सवाल हैं उनको आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो आइए जी, शुरुआत करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, विच इज थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो आइए देखते हैं कि इस टॉपिक से एग्जामिनेशन में क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं। चलिए, यहाँ पे हमारे पास है मैच द फॉलोइंग का सवाल। दो लिस्ट हमें दे रखी है और ये लिस्ट जो है वो हमारी इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी से जुड़ी हुई है। आपको एक तरफ दी है ट्रेड थ्योरी और दूसरी तरफ दिए हैं उनसे जुड़े हुए ऑथर या फिर पर्सन। तो डेविड रिकार्डो, आप सभी जानते हैं डेविड रिकार्डो थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज से जुड़े हुए हैं, तो ए आपका 3 से मैच होगा। माइकल पोर्टर आपके कॉम्पिटेटिव एडवांटेज से जुड़े हुए हैं, तो बी 4 से मैच होगा। एडम स्मिथ एब्सोल्यूट एडवांटेज से, और हेक्सर ऑल इन फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी से। तो बहुत ही आसान सवाल था। करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन नंबर 2 में यहां पे मिल जाएगा। चलिए, अगला सवाल है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 की मैचिंग आपको करनी है। तो मैच द फॉलोइंग का सवाल है। एक तरफ आपको बुक्स दिए हैं, एक तरफ आपको ऑथर्स दिए हैं। तो ऐसे तरीके के सवाल पहले भी एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे थे। और ये सवाल जो हमारे पास है, इसमें बुक्स जो दे रखी है, वेल्थ ऑफ नेशंस दे रखी है, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन दे रखी है, प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन और दास कैपिटल, ये बुक्स हमें दे रखी है। तो वेल्थ ऑफ नेशंस तो सबसे इंपॉर्टेंट बुक है और ये आप आसानी से मैच कर सकते होगे कि ये एडम स्मिथ ने लिखी हुई है। और प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन जो है ये आपकी डेविड रिकार्डो की है। तो अगर आपने इन दोनों को मैच कर लिया, इसी से आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 का बन जाता। प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की जो बात है वो माल्थस ने करी है, उनकी एक प्रॉपर थ्योरी है इसके ऊपर। और जो लास्ट वाली है बुक, वो हमारी कार्ल मार्क्स से जुड़ी हुई है। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। चलिए, यहां पे हमारे पास सवाल है, फैक्टर कंडीशंस इन माइकल पोर्टर्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऑफ नेशंस इंक्लूड। तो हमारे पास इंटरनेशनलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में माइकल पॉटर की जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऑफ नेशंस थ्योरी है वो बात करती है 4 की डिटर्मिनेंट्स की, और जिसमें से एक डिटर्मिनेंट आपका फैक्टर कंडीशन से जुड़ा हुआ है। और इस सवाल आपसे पूछ रहे कि फैक्टर कंडीशंस में क्या आएगा। मार्केट साइज आएगा, डिमांड कंडीशंस आएगी, इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव सप्लायर आएंगे, या फिर आपकी स्किल्ड लेबर और साइंटिफिक नॉलेज आएगी। तो वैसे भी आप फैक्टर्स के बारे में जानते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में जानते हैं जी। और उसमें आप जानते हैं कि लेबर कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैपिटल और लेबर दो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। तो फैक्टर कंडीशंस के अंदर आपके पास यहाँ पे क्या चीजें आएंगी, स्किल्ड लेबर और साइंटिफिक नॉलेज। सो दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है, अकॉर्डिंग टू द हेक्सर ऑल इन थ्योरी विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए। ट्रेड शुड टेक प्लेस अमंग द कंट्रीज दैट हैव ग्रेटर डिफरेंस इन देयर फैक्टर एंडोमेंट्स। तो पहली स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है।
तो जिन कंट्रीज के फैक्टर एंडोमेंट्स अलग अलग है उनके बीच में ट्रेड होगा। किसी के पास लेबर ज्यादा है तो वो लेबर इंटेंसिव गुड्स को एक्सपोर्ट करेगा, किसी के पास कैपिटल ज्यादा है तो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स को एक्सपोर्ट करेगा। सेकेंड स्टेटमेंट दी गई, अ कंट्री विद अ रिलेटिवली चीपर कॉस्ट ऑफ लेबर वुड एक्सपोर्ट लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी कुछ हद तक सही है कि जिसके पास लेबर अबंडेंस में है, लेबर उसे सस्ता पड़ता है, तो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स को वो यहाँ पे एक्सपोर्ट करेगा। और प्यारे दोस्तों, इसीलिए इस सवाल के हमारे पास दो आंसर दिए गए। ऑफिशियल आंसर की में इस सवाल के दो आंसर दिए, वन और टू जिसने लगाए दोनों का ये सवाल ठीक माना गया था। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 है, कंट्री बेनिफिट्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड इवन इफ इट इज लेस एफिशिएंट। Countries with the proximity of the geographical nations would have greater trade compared to the distant ones। तो ऐसी बातें एक्सर थ्योरी में नहीं की गई है। 1 और 2 कहीं ना कहीं इस थ्योरी से जुड़ी हुई है, तो इनमें से अगर आपको कुछ भी लग रहा था तो आपका आंसर यहाँ पे सही है। चलिए अगला सवाल हमारे पास है, आपको अलग अलग थ्योरीज दी है और उनके डिस्क्रिप्शन दी है, मैचिंग आपको यहाँ पे करनी है। तो आप फटाफट से थ्योरीज के नाम देखिए। हिक्सर-ओलिन थ्योरी है, कंट्री सिमिलैरिटी थ्योरी है, थ्योरी ऑफ मर्केंटलिज्म है और एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी है। तो हिक्सर-ओलिन थ्योरी में बात होती है जी आपके एंडोमेंट्स की, है ना। फैक्टर एंडोमेंट की बात होती है कि जिस नेशन के पास जो फैक्टर ज्यादा अबंडेंस में है उसका इस्तेमाल करेगा और उसका एक्सपोर्ट करेगा। और ये चीज मेरे को ऑप्शन नंबर 3 में देखने को मिल रही है कि नेशन विल एक्सपोर्ट्स द गुड्स हुज प्रोडक्शन रिक्वायर्स इंटेंसिव यूज ऑफ द नेशंस रिलेटिवली अबंडेंट एंड चीप फैक्टर्स। तो बिल्कुल 3 से मैच हो जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ पे दे रखी है कंट्री सिमिलैरिटी थ्योरी। तो कंट्री सिमिलैरिटी थ्योरी कहती है कि हमारी उन कंट्रीज के बीच में ट्रेड रहता है जो कि कुछ हद तक सिमिलर रहती है, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और कल्चरल पर्सपेक्टिव से सिमिलर है, तो उनके बीच में आपको ट्रेड देखने को मिलेगा। तो बी को आप सेकंड से मैच कर सकते हैं। और इसके बाद थ्योरी ऑफ मर्केंटलिज्म है जो कि बेसिकली कहती है कि हम एक्सपोर्ट करेंगे गोल्ड के लिए, हम गोल्ड के अपने जो खजाने हैं उसको बढ़ाना चाहते हैं, हम अपनी वेल्थ को बढ़ाना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ गोल्ड, तो 4 से मैच हो जाएगा। एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी बची आपकी और इसे आप पॉइंट नंबर 1 से मैच कर देंगे कि देखो यहाँ पे अगर आप कुछ सामान को ज्यादा इफेक्टिवली बना रहे हैं तो फिर आप उस सामान का एक्सपोर्ट करेंगे और दूसरे सामान को इंपोर्ट कर लेंगे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारे पास जो है ऑप्शन नंबर 3 का बन जाएगा। चलिए तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, हिक्सर-ओलिन थ्योरी ऑफ फैक्टर एंडोमेंट सजेस्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स। तो हमारे पास जो हिक्सर-ओलिन थ्योरी है, फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी भी इसे बोला जाता है। तो ये थ्योरी बेसिकली हमें बताती है कि जिस नेशन के पास जो फैक्टर अबंडेंस में होगा वो उसका ज्यादा इस्तेमाल करेगी और उससे जो गुड्स बनेंगे उनका ज्यादा एक्सपोर्ट वो यहाँ पे करने वाली है। तो ऑप्शंस हमें कुछ इस तरीके से दिए, प्रोडक्ट मार्केटिंग रिलेशनशिप, लैंड लेबर रिलेशनशिप, मार्केटिंग कैपिटल रिलेशन, लेबर कैपिटल रिलेशन एंड टेक्नोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटीज। तो प्यारे दोस्तों, जब हम हिक्सर-ओलिन थ्योरी की बात करते हैं उसमें उसके अंदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं, तो हम बात करते हैं लैंड की, बात करते हैं लेबर की, बात करते हैं कैपिटल की। तो इनकी हम बात करते हैं हिक्सर-ओलिन थ्योरी के अंदर की। कोई लेबर इंटेंसिव हो सकता है, कोई कैपिटल इंटेंसिव हो सकता है, किसी के पास लैंड ज्यादा हो सकती है, तो ऐसी बातें यहां पे की जाती हैं। तो लैंड लेबर रिलेशन की बात की जाती है और हमारे लेबर कैपिटल रिलेशन की भी यहां पे बात की जाती है। और बी और डी जो है हमारे पास इंक्लूड होने चाहिए, मार्केटिंग तो इसके अंदर इंक्लूड होता नहीं है, तो बी डी जो हमारे पास इंक्लूड हो रहा है दैट इज बीइंग इंक्लूडेड इन ऑप्शन नंबर 3। और इसके अंदर हमारे साथ टेक्नोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटीज भी इंक्लूड हो रहा है, तो हमें इसे भी इंक्लूड करना पड़ेगा। बी डी और ई यानी कि ऑप्शन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे बन जाएगा। तो इसी अप्रोच से आपको एग्जामिनेशन में सवाल सॉल्व करने होते हैं। चलिए अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज डिस्क्राइब एफडीआई फ्लोज इन इकोसिस्टम्स। इकोसिस्टम्स ये वर्ड यहाँ पे कुछ डाल दिया गया। ऑप्शन है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी, फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी, वाटरफॉल थ्योरी और न्यू ट्रेड थ्योरी। देखो मुझे लगता है कि जो भी पढ़ाई करके गया होगा उसने किसी ने ये रट्टा नहीं लगाया होगा कि इकोसिस्टम के अंदर कौन सा आता है, ये आता है, तो कोई ये रट्टा नहीं लगा के गया होगा। सब नॉर्मली पढ़ के गए होंगे कि ये थ्योरीज क्या होती हैं, बट ये थ्योरीज आपको मालूम होनी चाहिए। वाटरफॉल थ्योरी तो नहीं होती है, बाकी थ्योरीज आपको मालूम होनी चाहिए कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी क्या है, फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी क्या है, न्यू ट्रेड थ्योरी हमारी क्या है। अगर आपको ये मालूम है तो कहीं ना कहीं आप अपनी नॉलेज को अप्लाई करेंगे और इस सवाल के आंसर तक पहुंच जाएंगे। देखो न्यू ट्रेड थ्योरी बेसिकली हमें हमारी बात करती है कुछ स्पेशलाइजेशंस वगैरह की कि आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल का भी फायदा ले सकते हैं, तो ऐसी कुछ बातें करती है। फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी हिक्सर-ओलिन थ्योरी है हमारी, और ये थ्योरी हमसे कहती है कि कौन से फैक्टर्स आपके पास ज्यादा होंगे उसके बेसिस पे आप काम करने वाले हैं। और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी, तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी हमें बेसिकली बताती है कि कैसे एक प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल रहता है, कैसे उसकी शुरुआत एक इनोवेटिंग कंट्री
कंट्री के अंदर हो सकती है, और धीरे धीरे वो प्रोडक्ट जब मेच्योर होता है तो वो हमारा दूसरी कंट्रीज में पहुंच जाता है, उसकी प्रोडक्शन दूसरी कंट्रीज में हो रही होती है। तो एक पूरा लाइफ साइकिल वो एक्सप्लेन करने की बात करती है। तो अगर मैं कहीं ना कहीं इकोसिस्टम वर्ड को इन थ्योरीज के साथ जोड़ना चाहूं, तो अगर मैं इसे जोड़ना चाहूं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी के साथ, कि लाइफ साइकिल थ्योरी जो हमारा प्रोडक्ट का पूरा इकोसिस्टम रहता है, शुरुआत से लेके एंड तक कैसा उसका साइकिल रहता है, किस तरीके से हमारा प्रोडक्ट मूव करता है, तो उस तरीके को कहीं ना कहीं एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है। ये एक्सप्लेन करती है कि कैसे अलग अलग नेशंस में हमारा प्रोडक्ट ट्रेवल करता है, बनता कहीं पे है फिर बाद में कहीं और चला जाता है। तो ये पूरा जो फ्लो है एफडीआई का हमारे डिफरेंट इकोसिस्टम्स में कहीं ना कहीं एक्सप्लेन करने की कोशिश ये कर रही होती है। और मेरे हिसाब से मैं अप्रोप्रिएट आंसर ऑप्शन नंबर 1 ही मार्क करता, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो अगर कोई ऐसे सवाल आ रहे हैं, तो ऐसे सवालों में आपको घबराना नहीं है कि ये चीज तो मैंने पढ़ा नहीं, ये चीज तो मेरे को रट्टा नहीं लगवाया गया कि एफडीए फ्लो इकोसिस्टम में कौन एक्सप्लेन करता है। आप अपना दिमाग लगाएं, आप अपना खुद से सोचें कि कौन सा ऑप्शन अप्रोप्रिएट हो सकता है, और उससे आपको करेक्ट आंसर मार्क करना यहां पे होगा। ऐसे कुछ सवाल हमेशा पेपर में होंगे, और हो सकता है कि आप इन सवालों का आंसर गलत भी लगा दें, बट प्यारे दोस्तों कुछ गलतियां तो हमेशा हो जाती हैं। तो आपको इन गलतियों से घबराना नहीं है। आपको 100 आउट ऑफ 100 स्कोर नहीं करना होता पेपर एज करने के लिए। कुछ सवाल आपको कंफ्यूज करने के लिए डाले जाते हैं, और उनसे आपको कंफ्यूज नहीं होना। दिस शुड बी योर बेसिक एजेंडा। आप इस सवाल को अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व करते तो आई थिंक आंसर ऑप्शन नंबर 1 भी आप लगा सकते थे। चलिए अगला सवाल हमारे पास है, एक सीधा सीधा सवाल है, इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी और उनके एक्सपाउंडर। तो कौन सी थ्योरी किसने दी है ये आपको मैच करना है। बहुत ही आसान सवाल। एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी हमारी एडम स्मिथ ने दी है, फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी आपकी हेक्सर ऑलिन ने दी है, और इसी से आप मार्क कर देंगे अपने ऑप्शन नंबर 2 को अपना आंसर बना देंगे। कंपैरेटिव एडवांटेज डेविड रिकार्डो, और ये बचा फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल, इसे आप यहां से मैच कर देंगे, और हमारा जो करेक्ट आंसर है आसानी से ऑप्शन नंबर 2 का यहां पे बन जाएगा। चलिए तो यहाँ पे मैच द फॉलोइंग का सवाल है। लिस्ट 1 लिस्ट 2 दे रखे हैं। लिस्ट 1 में आपकी इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज हैं, और लिस्ट 2 में पूछा गया है कि किसने ये थ्योरी आपकी दी थी। तो आपके पास यहाँ पे फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी है, एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी है, और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थ्योरी है। तो फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी तो बहुत ही आसान है, हेक्सर ऑलिन ने दी थी, और इसी से ऑप्शन 2 आंसर बन जाएगा। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी रेमंड वर्नन, एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज एडम स्मिथ, और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थ्योरी से बचे हैं माइकल पोर्टर, उनकी मैचिंग कर देंगे। ये जो आपकी इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरीज है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ऑलमोस्ट हर बार एग्जामिनेशन में इन पे सवाल देखने को मिल रहा है। तो आप इन्हें कभी भी इग्नोर मत करना, अच्छे से कवर अप करके जाना। आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सभी थ्योरीज। आते हैं जी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज मोड्स ऑफ एंट्री इन इंटरनेशनल बिजनेस। तो इंटरनेशनल बिजनेस में एंट्री लेनी है तो अलग अलग तरीके आपके पास अवेलेबल है, और यहाँ पे एग्जामिनर भी काफी सवाल इन मोड्स के ऊपर आपसे पूछता है। तो आइए देखते हैं एक एक करके वो सारे सवाल जो कि इस टॉपिक से एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। चलिए तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, लॉजिकली सीक्वेंस द फॉलोइंग इन द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग इंटरनेशनल मार्केट्स आउटलाइंड इन द उपसला मॉडल। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट्स में आपको एंटर करना है तो उसका प्रोसेस क्या रहेगा, और यहाँ पे मॉडल का नाम खामखा आपको दे दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए। देखो आप अगर लॉजिकली सोचते तो भी इस क्वेश्चन का आंसर लगा पाते। ये मॉडल भी आपको कहता है कि एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस हमारा इंटरनेशनल जो मार्केट में एंट्री आपको लेनी है तो एक एवोल्यूशनरी तरीके से आपको लेनी पड़ेगी, ग्रेजुअल तरीके से धीरे धीरे आपको लेनी पड़ेगी। ऐसी बात मॉडल भी करता है। अगर आप लॉजिकली सोचें उस हिसाब से आइए देखने की कोशिश करते हैं क्या आंसर होना चाहिए। सबसे पहले हम फोकस करेंगे अपने डोमेस्टिक ऑपरेशंस और प्रोडक्शन पे, ये सबसे पहले आना चाहिए। फिर आप कुछ ऐड होक एक्सपोर्ट्स कर सकते हैं, और फिर एक्सपोर्ट्स करने के लिए रिप्रेजेंटेटिव का सहारा ले सकते हैं। तो ऐसी सीक्वेंस कुछ आपकी बननी चाहिए, और अगर आप यहां तक पहुंच चुके हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 बनेगा। इसके बाद आप फॉरेन में सेल्स की सब्सिडरी खोल सकते हैं सामान बेचने के लिए, और उसके बाद आप फॉरेन में अपनी प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग को भी शुरू यहां पे कर सकते हैं। तो ये हमारी करेक्ट सीक्वेंस बन जाएगी। लॉजिकल तरीके से आप बना सकते थे। आपको इस मॉडल के बारे में नहीं भी पता तब भी मेरे ख्याल से आप आंसर यहां पे लगा सकते थे। चलिए सवाल है, मोड ऑफ जॉइंट वेंचरिंग इन इंटरनेशनल बिजनेस दैट अलाउज अ कंपनी टू कंडक्ट बिजनेस इन अनदर कंट्री हुज लॉज डिस्करेज फॉरेन ओनरशिप इज नोन एज। तो सवाल आपसे क्या पूछ रहा है, ये सवाल आपसे पूछ रहा है कि आपको इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर करना है,
और यहाँ पे बाहर की कंट्री के जो लॉज हैं वो आपको अलाउ नहीं करते कि आप वहां पे खुद जाकर कुछ अंडरटेकिंग को ओन कर ले, वहां पे जाकर खुद अपनी अंडरटेकिंग एस्टेब्लिश कर लें, तो आपको ओनरशिप अलाउड नहीं है वहां पे। तो आप अगर ऐसे बिजनेस में जाना चाहते हैं फिर दूसरी कंट्री में, तो फिर आपको किसी के साथ ज्वाइंट वेंचर करना पड़ेगा, आपको किसी के साथ जुड़ना पड़ेगा। तो कौन सा तरीका यहाँ पे आपके लिए बेस्ट रहेगा, ये आपसे यहाँ पे पूछ रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, इंटरनेशनल फ्रेंचाइजिंग, जॉइंट ओनरशिप और लाइसेंसिंग। अब जो इसका ऑफिशियल आंसर है दैट इज लाइसेंसिंग, बट मेरे ख्याल से इंटरनेशनल फ्रेंचाइजिंग और लाइसेंसिंग दोनों में काफी सिमिलैरिटीज भी होती हैं। तो लाइसेंसिंग अगर हम आंसर दे रहे हैं तो फ्रेंचाइजिंग आंसर क्यों नहीं हो सकता, इसका मेरे पास कोई अप्रोप्रिएट आंसर नहीं है। बट अगेन एग्जामिनेशन में ऐसे सवाल हमसे पूछ लेते हैं जहां पे हमें ऐसे ही एक आंसर लगाना होता है और एग्जामिनर के साथ ही जाना होता है। तो ऐसे सवालों को हम पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग और जॉइंट ओनरशिप ये तो आंसर नहीं हो सकते हैं, बट जो आंसर है लाइसेंसिंग है एज पर दी ऑफिशियल आंसर की। और ये अब आपको ध्यान में रखना है कि अगर ऐसा सवाल आगे भी पूछे तो आपको यही आंसर वहां पे लगाना होगा। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, in which one of the following modes of entry into foreign markets risk and profit potential are the highest? तो हमारे कौन से मोड ऑफ एंट्री के अंदर हमारा जो रिस्क है और प्रॉफिट पोटेंशियल है दोनों ज्यादा ज्यादा हो जाएंगे। तो हमारे पास डिफरेंट मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस होते हैं और उनको हम रिस्क और रिटर्न के बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। देखो, जिस मोड में आपको लग रहा है कि रिटर्न ज्यादा मिलेगा उसमें रिस्क भी ज्यादा हो सकता है। तो आपको सीक्वेंस पता होनी चाहिए कि किस सीक्वेंस में हम स्टार्ट करते हैं अपने इंटरनेशनल बिजनेस को। तो सबसे कम रिस्क रहता है एक्सपोर्टिंग के अंदर और उसके अंदर रिटर्न भी कम रहता है। एक्सपोर्टिंग आप इनिशियली इनडायरेक्ट कर सकते हैं, फिर डायरेक्टली भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एंड देन यू आर गोइंग टू फॉलो अदर मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस। जैसे हम यहाँ पे बात करें तो जॉइंट वेंचर के ऊपर आप पहले जाएंगे, आप किसी और के साथ जॉइंट वेंचर करना पसंद करेंगे और अपनी खुद की जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो आप बाद में करना पसंद करेंगे। किसी और के साथ अगर आप वेंचर करेंगे तो फिर जाहिर सी बात है दो लोग हो जाएंगे तो आपका रिटर्न और रिस्क कम ही रहेगा। बट अगर आप खुद से सारा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका रिटर्न भी सबसे ज्यादा होगा और आपका रिस्क भी सबसे ज्यादा होगा। और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे बनने वाला है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का। चलिए, अगला सवाल है, which is the most appropriate mode of entry in international business to an enterprise with little experience of international market? देखो, जिसको एक्सपीरियंस नहीं है, जो नौसिखिया है, जो नया बंदा है इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर करना चाहता है, तो उसको क्या करना चाहिए? हम सभी जानते हैं, बहुत ही आसान सवाल है। उसको स्टार्ट कहां से करना चाहिए? उसको एक्सपोर्ट करने से स्टार्ट करना चाहिए। एक्विजिशन, एक्सपोर्टिंग, स्ट्रेटेजिक अलायंस, जॉइंट वेंचर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बन जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, which of the following is a trade related entry mode in international markets? तो प्यारे दोस्तों, हमें इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री लेनी है। हमारे पास तीन ब्रॉड टाइप के मोड रहते हैं। एक रहता है हमारे पास ट्रेड रिलेटेड मोड, एक रहता है हमारा ट्रांसफर रिलेटेड मोड और एक हमारे पास रहता है इन्वेस्टमेंट रिलेटेड मोड जिसमें आपका एफडीए वगैरह आ जाता है। तो ट्रेड रिलेटेड मोड जिसमें आप जो है बाहर के कंट्री के साथ कुछ ट्रेड करने वाले हैं, एक्सपोर्ट वगैरह करने वाले हैं, तो ये सब चीजें उसके अंदर मेनली इंक्लूड होती है। ट्रांसफर के अंदर हम फ्रेंचाइजी और लाइसेंस इनकी बात कर लेते हैं और इन्वेस्टमेंट के अंदर आपका एफडीए वगैरह आ जाता है। अब सवाल हमसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रेड रिलेटेड एंट्री मोड इन इंटरनेशनल बिजनेस? तो सबसे पहले ऑप्शन मिल रहा है मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट, फिर है इंटरनेशनल लाइसेंसिंग, फिर है इंटरनेशनल लीजिंग और फिर हमारे पास है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो लाइसेंसिंग, लीजिंग और इन्वेस्टमेंट ये आपके ट्रेड रिलेटेड मोड नहीं बनेंगे। आपका जो ट्रेड रिलेटेड मोड यहां पे बनेगा दैट इज गोइंग टू बी मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल है, द स्टेप्स टू बी फॉलोड बाय अ फर्म व्हाइल स्ट्रेटेजाइजिंग टू गो इंटरनेशनल आर एज फॉलोज। तो अगर कोई फर्म सोच रही है कि बाहर के देश में एंट्री मारी जाए, इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री मारी जाए, तो उसके अंदर क्या स्टेप्स को फॉलो करेगी वो आपको बताना है, कौन सा पहले और कौन सा बाद में। तो बताइए जी, सबसे पहले क्या करेंगे? फटाफट से इन स्टेप्स को रीड कीजिए। तो सबसे पहले इनमें से क्या आना चाहिए? सर, सबसे पहले तो हमारा ये डिसीजन आएगा कि क्या बाहर जाएं या ना जाएं। जैसे लेट सपोज आप घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं, यहाँ पे आप घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं, तो पहले तो ये सोचोगे ना कि इंडिया में घूम लूं या बाहर घूमूं, वेदर टू गो अब्रोड, वेदर टू गो ग्लोबल। तो सबसे पहला तो यही आने वाला है, सी सबसे पहले आएगा। और इसीलिए 1 और 4 को तो आप पहले ही कांटा मार देना। ठीक है जी। उसके बाद आप क्या करेंगे? अब आपने डिसाइड कर लिया बाहर जाना है, तो ऐसा थोड़ी एकदम से बैग उठाया बाहर चले गए। अब आप डिसाइड करेंगे कौन सी कंट्री जाऊं, अफ्रीका जाऊं, अमेरिका जाऊं, यूरोप जाऊं, कहां जाऊं। तो आपको डिसाइड करना है कौन सी मार्केट में एंट्री मारूं, कौन सी कंट्री में मैं जाऊं, तो ये चीज आएगी। उसके बाद
यहाँ पे आपने डिसाइड किया इस मार्केट में मैं जाना चाहता हूं, ठीक है जी। अब उसके बाद आपको एक्चुअल में वहां पे एंट्री मारनी है। तो कब एंट्री मारनी है, किस तरीके से एंट्री मारनी है, वो सब चीजें आ जाएंगी। तो अगर आप आगे की मैचिंग बनाने बैठेंगे, सीक्वेंस बनाने बैठेंगे, तो ये आपका थ्री थर्ड पॉइंट ये बन जाएगा, और फोर्थ पॉइंट आपका जो बनेगा वो ये बन जाएगा, और फाइनली आपका ये फिफ्थ पॉइंट हो जाएगा, आप एंट्री मार लेंगे। तो इस तरीके से आपकी जो मैचिंग बनेगी वो ऑप्शन नंबर 3 के अकॉर्डिंग बन जाएगी प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 जो है दैट इज गोइंग टू बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन, और ये आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है, द एक्सपोर्टिंग फर्म इज टर्म्ड राइडर वेयर द अदर फर्म विद एन एस्टेब्लिश्ड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इन द टारगेट कंट्री इज टर्म्ड एज कैरियर, दिस फिनोमेनन इज नोन एज। तो भी प्यारे दोस्तों, यहाँ पे क्या बात हो रही है उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो कोई भी आप इंटरनेशनल ब्रांड पकड़ लो, जैसे हम मान लीजिए एक ब्रांड को पकड़ लेते हैं, हम पकड़ लेते हैं एडिडास को, ठीक है जी। एडिडास आपका एक इंटरनेशनल लेवल का ब्रांड हो गया। इसका एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बना होगा वर्ल्ड वाइड लेवल पे। अब आपको मान लीजिए, आप एक छोटी कंपनी है, आप क्या बना रहे हैं, आप मान लीजिए बूट की पॉलिश बना रहे हैं। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने बाहर अपनी बूट की पॉलिश बेचनी है, अलग अलग कंट्रीज में इसे आप भेजना चाहते हैं। तो एक तरीका तो ये है कि आप खुद अपने जो लिंक्स हैं उनको एक्सप्लॉइट करो, लिंक्स बनाओ, चैनल्स बनाओ, उनका इस्तेमाल करो। दूसरा तरीका ये है कि आप इसकी पीठ पे चढ़ जाओ। पिकी बैक समझते हो ना आप, किसी को आपने पीठ पे चढ़ा लिया, किसी के ऊपर आप चढ़ गए और उसके साथ साथ आप चलते जा रहे हैं। तो एडिडास यहाँ पे एक कैरियर बन जाएगा। इसके जो भी चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बने हुए हैं, आप उन्हीं को इस्तेमाल करते रहेंगे, उन्हीं को एक्सप्लॉइट करते रहेंगे, इसकी पीठ पे बैठ जाएंगे और अपनी वर्ल्ड ओवर जो प्रेजेंस है वो बनाते रहेंगे। एडिडास वगैरह जो इन्वॉल्व रहेगा उसको भी यहाँ पे कमीशन प्रॉफिट्स वगैरह जो है वो आप नेचुरली उसमें भी पार्ट बना लेंगे। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है ना, पिगी बैकिंग का, वो बन जाएगा। बहुत ही सीधा, बहुत ही डायरेक्ट सवाल लगा ये मुझे। अगला टॉपिक हमारे पास है जी फॉरेन इन्वेस्टमेंट का, जिसमें एफटीआई और एफपीआई को लेकर कुछ सवाल आपको देखने को मिलते हैं। तो आइए उन सवालों को आपके साथ डिस्कस करते हैं। चलिए, सवाल है, एफटीआई इन इंडियन मैन्युफैक्चरिंग हैज लार्जली बीन। तो हमारे देश में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है वो कैसी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, ये सवाल आपसे यहाँ पे पूछ रहा है। रिसोर्स सीकिंग है, एफिशिएंसी सीकिंग है, मार्केट सीकिंग है, या फिर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। तो एफडीआई हमारे पास अलग अलग टाइप्स की हो सकती है, आप सभी जानते हैं ये सारे टाइप्स हैं हमारे एफडीआई के। अब बाहर से इंडिया में इन्वेस्टमेंट जो आ रही है, आपको अपनी नॉलेज को अप्लाई करना और सोचना है कि किस वजह से, किस तरीके की इन्वेस्टमेंट एफडीआई हमें इंडिया में देखने को मिल रही है। क्या इंडिया के रिसोर्सेज को लेने के लिए एफडीआई आ रही है, क्या इंडिया की एफिशिएंसी से फायदा उठाने के लिए आ रही है, क्या इंडिया की मार्केट से फायदा लेने के लिए आ रही है, तो आपको ये सोचकर बताना है। तो देखो, मेरे को तो लगता है कि सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो है इंडिया की मार्केट, की इंडिया की मार्केट बहुत बड़ी है, इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और उसका फायदा उठाने के लिए इंडिया में बाहर की कंपनीज जो है वो आकर अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी सेटअप कर रही हैं, ताकि इंडिया की जो मार्केट है उसको कैटर कर सके। हाँ, रिसोर्सेज भी हो सकता है, क्योंकि इंडिया में लेबर जो है, लेबर रिसोर्स अवेलेबल है चीप, और आपको अच्छा लेबर मिल जाता है, तो ये भी एक कारण हो सकता है। और इन दोनों में अगर आपको कंफ्यूजन भी हुई थी तो मैं कहूंगा बहुत ही जेन्युइन कंफ्यूजन थी। बट द करेक्ट आंसर विच हैज बीन गिवन इन द ऑफिशियल आंसर की, दैट इज ऑप्शन नंबर 3, मार्केट सीकिंग। सो यही आंसर के साथ मैं भी जाना चाहूंगा। चलिए, सवाल है, द रिसोर्स सीकिंग एफटीआई मूव्स टू अ कंट्री वेयर। तो ऐसी एफटीआई जो कि रिसोर्सेज को सीख कर रही है, रिसोर्सेज को ढूंढ रही है, वो कैसी कंट्री में जाएगी? फाइनेंशियल रिसोर्सेज हेल्प एमएनसीज इंप्रूव देयर एफिशिएंसी, per capita income and size of the market are large, raw material and manpower are in abundance, technology are available to improve productivity। तो अगर वो रिसोर्सेज को सीख कर रही है, कैसे रिसोर्सेज उसको चाहिए? उसको मटेरियल चाहिए, उसको लेबर चाहिए, ऐसे रिसोर्सेज उसको चाहिए। तो रिसोर्स सीकिंग एफटीआई जो है वो ऐसी कंट्री में जाएगी जहां पे रॉ मटेरियल और मैन पावर उसको अबंडेंस में दिखेगा। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। अगले सवाल की ओर आते हैं। An Indian company receiving investment from outside India for issuing shares, convertible debenture, preference shares under the FTA scheme should report the details of the inflow to the RBI. What is the time limit for reporting these details to RBI? देखो, जो भी इंडियन कंपनी को बाहर से इन्वेस्टमेंट वगैरह मिल रहा है तो उसे आरबीआई को अपनी डिटेल देनी पड़ती है। तो कितने समय में डिटेल देनी चाहिए? तो फैक्चुअल सवाल है, जिसको आता है उसे आता है, जिसको नहीं आता नहीं आता। तो अभी आप याद कर लेना कि 30 डेज के अंदर उसे अपनी रिपोर्ट देनी पड़ती है, डिटेल देनी पड़ती है। तो 30 डेज के अंदर यहाँ पे आरबीआई को हमें यहाँ पे रिपोर्टिंग करनी होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए, अगला सवाल है,
गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट नंबर 1 है thousands of small firms in developing countries have closed their shutters because of the competition from the large MNCs। तो बिल्कुल सही है, हमारी छोटी छोटी कंपनियां अपनी दुकानें बंद कर रहे हैं क्योंकि एमएनसी से कंपटीशन नहीं फेस कर सकते। सेकेंड स्टेटमेंट है एमएनसीज हैव प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ पुअर कंट्रीज। यहां तक तो गड़बड़ लग रही है, आगे बढ़ते हैं। by transfer of technology, introducing best management practices and help in improving productivity। तो देखो एमएनसीज के कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। पहले पॉइंट में कुछ नुकसान की बात की गई थी और सेकंड पॉइंट में फायदों की बात करी है कि हमारे देश में अगर एमएनसीज आती हैं तो बढ़िया टेक्नोलॉजी लेकर आती है, बढ़िया मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस लेकर आती हैं, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी सही हो जाती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका बन जाता है ऑप्शन नंबर 1 का। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वन कंसीडर्ड एज सप्लाई फैक्टर अफेक्टिंग द फ्लो ऑफ एफटीआई। तो हमारे जो एफटीआई को फैक्टर अफेक्ट करते हैं, आप प्यारे दोस्तों उनको तीन में बांट सकते हैं। एक तो सप्लाई फैक्टर हो गए, एक डिमांड फैक्टर हो गए और एक आपके गवर्नमेंट फैक्टर हो गए। ठीक है जी, और इसके बेसिस पे आपको ये सवाल यहाँ पे सॉल्व करना है। हमें यहाँ पे कस्टमर एक्सेस, इकोनॉमिक प्रायोरिटी, रिसोर्स अवेलेबिलिटी, अवॉइडेंस ऑफ ट्रेड बैरियर और लॉजिस्टिक दे रखे हैं। तो कस्टमर एक्सेस जो है ये आपका डिमांड फैक्टर है, इकोनॉमिक प्रायोरिटीज गवर्नमेंट फैक्टर है, रिसोर्स अवेलेबिलिटी ये आपका सप्लाई से जुड़ा होगा और अवॉइडेंस ऑफ ट्रेड बैरियर भी गवर्नमेंट फैक्टर है, लॉजिस्टिक्स आपका सप्लाई से जुड़ा हुआ है, सी और ई आपके सप्लाई से जुड़े हुए हैं। तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। ये तो यहाँ पे हमारे सामने सवाल है, which of the following are the reasons for substitution between domestic and MNC goods। तो आपके डोमेस्टिक गुड्स और एमएनसी गुड्स उनके बीच में जो सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, यानी कि आप अपना डोमेस्टिक सामान खरीदने की बजाय बाहर का फॉरेन ब्रांडेड सामान खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं। आपने जो लोकल सामान आप खरीदते थे वो आप आजकल प्रेफर करते हैं कि आपको बढ़िया ब्रांड का, फॉरेन के ब्रांड का सामान मिल जाए। तो ऐसे क्या रीजन इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं? ए वाला पॉइंट आपको दिया, इंक्रीज्ड नॉलेज ऑफ फॉरेन प्रोडक्ट्स ड्यू टू इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन। तो बिल्कुल रेवोल्यूशन आ चुका है, आज की डेट में आपको सभी फॉरेन प्रोडक्ट्स के बारे में, सभी फॉरेन ब्रांड्स के बारे में पूरी जानकारी है। पहले ये जानकारी अवेलेबल नहीं होती थी, बट अब ये जानकारी अवेलेबल है ड्यू टू इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन। तो ये बिल्कुल एक रीजन बन सकता है। आगे दिया, नो नीड टू कंडक्ट एडवर्टाइजिंग कैंपेन। तो एडवर्टाइजिंग कैंपेन की कंडक्ट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। देखो एडवर्टाइजिंग वगैरह तो प्रोडक्ट्स के केस में करनी पड़ती है अगर उनको पॉपुलर बनाना है, ब्रांड बनाना है। तो इस पॉइंट को भी साइड में रखते हैं। सी पे चलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हैव फॉलन टू अ वेरी लो लेवल। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपकी कम हो चुकी है, उस वजह से जो बाहर का सामान है, जो ब्रांडेड सामान है, बाहर का सामान है, जो बाहर की कंपनियां सामान बना रही हैं, बाहर से लेकर आ रही हैं सामान को, तो वो सामान भी आपके लिए अब सस्ता हो चुका है। तो इसीलिए आपको, क्योंकि प्राइस डिफरेंस इतना नहीं देखने को मिलता अपने देसी सामान में और इंटरनेशनल वाले ब्रांडेड सामान में, तो आप इंटरनेशनल वाले ब्रांडेड सामान को प्रेफर कर लेते हैं। तो एक ये रीजन डेफिनेटली हो सकता है। फिलहाल आगे पॉइंट्स की तरफ भी बढ़ते हैं। रिस्ट्रिक्टेड इंटरनेशनल ट्रेवल। अब देखो इंटरनेशनल ट्रेवल की रिस्ट्रिक्शन खत्म होगी तभी तो आपको बाहर के सामान की जानकारी मिलेगी, तभी आपको पता लगेगा इंटरनेशनल लेवल पे कौन कौन से ब्रांड्स हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं इनके सब्स्टिट्यूशन पे रोक डाल देगा। रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, आज की डेट में तो इंटरनेशनल ट्रेवल से रिस्ट्रिक्शंस खत्म हो चुकी हैं, कोविड भी खत्म हो चुका है। और इसीलिए प्यारे दोस्तों ये जो डी वाला पॉइंट है ये भी हमारे सामने जो है सही नहीं लग रहा है। इसके बाद है टेस्ट आर कंसिस्टेंट एट द ग्लोबल लेवल। आपके ग्लोबल लेवल पे टेस्ट कंसिस्टेंट है, यानी कि ग्लोबल लेवल पे एक कंट्री में जो सामान प्रेफर किया जाता है वैसे ही बाकी कंट्री में भी प्रेफर किया जाता है, ऐसा कुछ कहने की कोशिश चल रही है। और ये स्टेटमेंट मेरे हिसाब से पूरे तरीके से सही नहीं है, कुछ हद तक आप कह सकते हो सही हो भी सकती है, बट मेरे हिसाब से जो है ना, अगर मैं ऑप्शंस की तरफ बढ़ूं तो ए वाला मेरे हिसाब से आंसर में आना चाहिए। और ए वाला तो मेरे पास आ रहा है 1 में और 4 के अंदर। तो ए के साथ अगर मुझे चूज करना है तो बी और सी चूज करना है, और सी वाले से तो मैं पहले ही सहमत हूं। और इसीलिए मैं करेक्ट आंसर अपना मार्क करूंगा जी ऑप्शन नंबर 1 का। तो इस तरीके से आपको सोच विचार करके अपने आंसर की तरफ पहुंचना पड़ेगा। वो दिन गए जब सीधे सीधे आंसर आते थे, सीधे सीधे क्वेश्चन आते थे, आंसर करो। अभी आपको दिमाग लगा के आंसर मार्क करना होता है। चलिए, तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे हमारे पास सवाल है, फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई, इट इज आर्ग्यूड दैट अ लोकेशन इन क्वेश्चन अट्रैक्ट्स एफडीआई बिकॉज इट कंबाइंस द यूनिक एडवांटेजेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। तो आपको कंडीशंस बतानी है। ए दिया इंटरनेशनलाइजेशन, फर्स्ट मूवर, नॉलेज, ओनरशिप, लोकेशन। तो ये पांच आपको यहाँ पे एडवांटेजेस की बात कर रहे हैं।
और प्यारे दोस्तों ये वाला जो सवाल है ये जुड़ा है आपकी एफटीआई की जो इक्लेक्टिक पैराडाइम थ्योरी पढ़ते हैं हम, जिसके अंदर बात करते हैं ओएलआई की। ओएलआई का मतलब क्या है कि अगर आपने डिसाइड करना है कि आप बाहर जाकर फॉरेन इन्वेस्टमेंट करें, एफटीआई करें या ना करें, उसके अंदर ये तीन चीजों को आप इवेल्युएट करते हैं। आप देखते हैं कि ऐसा करने में आपका कोई ओनरशिप एडवांटेज है या नहीं है। आपके पास कुछ ऐसी चीजों की ओनरशिप है जिसको इस्तेमाल करके आप एफडीआई फॉरेन इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उससे आपको फायदा होगा। मे बी कुछ ऐसी नॉलेज, कुछ पेटेंट, कुछ मैनेजरियल स्किल, कुछ भी ऐसा हो सकता है जो आप ओन कर रहे हैं। इसके बाद है लोकेशन एडवांटेज। तो अगर आपको लग रहा है कि दूसरी लोकेशन पे जाने से आपको एडवांटेजेस हो जाएंगे तो फिर आप इस एडवांटेज को भी एक्सप्लॉइट कर लेते हैं, एफडीए कर लेते हैं। इसके बाद है इंटरनेशनलाइजेशन एडवांटेज। अगर आपको लगता है कि अगर आप एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बन जाएंगे तो दूसरे कंट्री में जाकर भी अपनी फैसिलिटीज खोलेंगे, इन्वेस्टमेंट अच्छे से कर देंगे, आपको उससे फायदा होने वाला है, ओवरऑल आपकी ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होगा, तो आप एफडीआई की तरफ जाएंगे। अदरवाइज आप किसी और मोड ऑफ एंट्री का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तीन चीजों को कहीं ना कहीं इवेल्युएट किया जाता है, ओ एल और आई को, और इसीलिए प्यारे दोस्तों यहाँ पे हमारे पास आंसर में ए आएगा, डी आएगा और ई आएगा। तो करेक्ट आंसर जो मेरे पास बनने वाला है दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। आई होप आपको ये चीज यहाँ पे समझ में आई होगी। प्यारे दोस्तों यहाँ पे हमारे पास सवाल है मैच द फॉलोइंग का। लिस्ट वन, लिस्ट टू आपको दे रखी है। दिस इज सोलली अ फैक्चुअल क्वेश्चन, प्योरली फैक्चुअल क्वेश्चन है और एफटीआई के लिमिट्स के ऊपर ये सवाल है। तो अभी ये जो इस एग्जामिनेशन के समय लिमिट्स थी उसके अकॉर्डिंग इस सवाल को आंसर करेंगे। हो सकता है ये लिमिट्स में कुछ चेंज आ जाए आगे एग्जामिनेशन के लिए, तो अकॉर्डिंगली आप देख लीजिएगा। तो फिलहाल यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है ट्रेडिंग इन ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स। अभी कोई डिटेल में नहीं जा रहे। अभी ये जो है आपके प्रोहिबिटेड रहते हैं, ये तो आपको मालूम ही होना चाहिए कि एफडीआई कौन सी जगह पे प्रोहिबिटेड है। ये आपकी 5-6 चीजें हैं, तो ये तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी जगह पे प्रोहिबिटेड है। तो ए आपका 2 से तो मैच होना ही चाहिए, ये तो पक्का से पता होना चाहिए। और वैसे इसी से आंसर ऑप्शन नंबर 2 का बन भी जाता है। मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग के अंदर आपका 51% एफडीआई, सेटेलाइट के अंदर 100% आ गया जी, और पेट्रोलियम रिफाइनिंग बाय पीएसयूज इसमें 49% आ गया। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। तो ऐसे फैक्ट्स एग्जाम से पहले आपको देखने पड़ेंगे। चलिए तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे हमारे पास सवाल है, द पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ एफडीआई टू होस्ट कंट्रीज इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो एफडीआई में आपके पास एक होम कंट्री है और एक होस्ट कंट्री है। तो लेट्स सपोज यूएसए से कोई कंपनी जो है इंडिया के अंदर एफडीए करती है, तो यूएसए होम है और इंडिया यहाँ पे आपका होस्ट बन जाएगा। तो इस केस में हमें बात करनी है कि इंडिया के लिए कौन से बेनिफिट हो सकते हैं। एक्सेस टू सुपीरियर टेक्नोलॉजी एंड इंक्रीज्ड कंपटीशन। तो इंडिया में कंपटीशन बढ़ेगा, बाहर वाली कंपनी भी आ जाएगी, डोमेस्टिक वालों के साथ compete करेगी, तो कंज्यूमर्स के लिए फायदा हो सकता है, एक फायदा हो सकता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, अब बाहर की कंपनी यहां पे आएगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो सकता है। इंक्रीज इन डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, तो अगर बाहर की कंपनी इंडिया में आके पैसा लगाएगी तो पैसा तो इंडिया में लगेगा, इंडिया में इन्वेस्टमेंट होगी, तो ये भी सही लग रहा है वैसे तो। ब्रिजिंग होस्ट कंट्रीज फॉरेन एक्सचेंज गैप्स। अब देखो पहले क्या होता था, इंडिया को सामान बाहर से मंगाना पड़ता था, बाहर वाली कंपनी ही इंडिया में आके अपना प्लांट लगा के बैठ गई है। तो भाई हमें बाहर से मंगाने की जरूरत नहीं है, तो फॉरेन एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, फॉरेन एक्सचेंज के गैप्स भी यहाँ पे ब्रिज हो सकते हैं। इसके बाद है रिडक्शन इन इनकम इनइक्वालिटी। आपने बहुत जगह पढ़ा होगा कि बाहर की जो कंपनीज आके इंडिया में काम करती हैं, उनके जो प्रोडक्ट हैं वो केवल रिच को टारगेट करती है, पुअर को टारगेट नहीं करती है। पुअर का वेलफेयर उनको नहीं करना, उनको केवल रिच को टारगेट करना है, पैसा कमाने आती है, गरीबों का भला करने नहीं आती हैं वो। तो इनकम इनइक्वालिटी तो बढ़ती है, घटती नहीं है, तो ई वाला तो काटना है। अब देखो मैं ना यहाँ पे ई वाला काटता हूँ, ई काटा, ई काटा, ई काटा, बचा क्या, ऑप्शन नंबर 4 ए सी डी, और यही आंसर आपका बन जाएगा। हालांकि बी भी पूरी तरह गलत नहीं है, बट अब अप्रोप्रिएट आंसर यही है तो इसी को चूज करना पड़ेगा। Coming to the next topic which is regional economic integration and free trade agreements। तो आइए देखते हैं जी ये टॉपिक एग्जामिनर का कितना फेवरेट है, यहाँ से क्या क्या सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चलिए अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटी हैज रिसेंटली बीन नेगोशिएटेड टू रिप्लेस नाफ्टा विद इफेक्ट फ्रॉम जुलाई 2020। तो आप सभी जानते हैं कि नाफ्टा को अब जो है रिप्लेस कर दिया है यूएसएमसीए ने, यूएस, मेक्सिको एंड कनाडा। अब हमारे पास ये आ चुका है, सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। तो यहां पे हमारे पास क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन फ्रॉम लीस्ट इंटीग्रेटेड टू मोस्ट इंटीग्रेटेड।
कस्टम यूनियन, फ्री ट्रेड एरिया, इकोनॉमिक यूनियन, कॉमन मार्केट और पॉलिटिकल यूनियन। तो बहुत ही आसान सवाल है। सबसे पहले इनमें से आपका कौन सा आएगा जी? सर इनमें से तो सबसे पहले हमारा फ्री ट्रेड एरिया आएगा, क्योंकि पीटीए नहीं है तो एफटीए सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद आपका कस्टम यूनियन आएगा, उसके बाद आपकी कॉमन मार्केट आएगी, उसके बाद यहाँ पे आपका इकोनॉमिक यूनियन आएगा, और फिर आपका जो है पॉलिटिकल यूनियन आ जाएगा। और ये हमें देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर 2 के अंदर। सो दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। चलिए, तो यहां पे सवाल है, which one of the following free trade agreement FTA was signed in February 2022 and came into force in May 2022? ओके, तो कौन सा एफटीए यहाँ पे हमारा फेब में साइन हुआ और मई में इनफोर्स आ गया? ऑस्ट्रेलिया का है, यूएई का है, नेपाल का है और सिंगापुर का है। तो माय डियर फ्रेंड्स, रिसेंटली जो अभी ये एफटीए न्यूज में था, डेट इज इंडिया यूएई सीपा, तो ये अभी न्यूज में था और ये आपका मई में इनफोर्स आया। तो एक कोर फैक्ट है, करंट अफेयर से जुड़ा हुआ सवाल है। जिसको पता था उसे पता था, जिसको नहीं पता उसे नहीं पता, उसका गलत हो गया होगा। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 का बनेगा। चलिए, तो बात करते हैं अगले सवाल की। सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स रिस्ट्रेन ग्लोबलाइजेशन? तो कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि ग्लोबलाइजेशन को रिस्ट्रेन करते हैं? तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब आप सभी जानते हैं। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है पूरे वर्ल्ड को इकट्ठा कर देना, जो हमारे बैरियर्स हैं उनको खत्म कर देना, पूरे वर्ल्ड को एक ग्लोबल मार्केट, एक ग्लोबल विलेज बना देना। अगर पूछ रहे हैं कि कौन से फैक्टर्स ग्लोबलाइजेशन को रिस्ट्रेन कर रहे हैं, तो मतलब कौन से फैक्टर्स ग्लोबलाइजेशन को ब्लॉक कर रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन में रुकावट डाल रहे हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पे ऑप्शंस को। इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, तो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन तो ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा देगी। नेशनलिज्म, नेशनलिज्म की बात यहां पे हो रही है। देखो, नेशनलिज्म की अगर हम बात करें तो आप अपने नेशन को कहीं ना कहीं प्रेफरेंस देने की बात कर रहे हैं, आप इंटरनेशनलिज्म की बात नहीं कर रहे, यहां पे नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं मेरा नेशन महान है, आप अपने नेशन के प्रति प्रेफरेंस रख रहे हैं, आप अपने नेशन को नहीं छोड़ रहे हैं, अपने नेशन को दूसरे वर्ल्ड के साथ यहाँ पे एसिमुलेट नहीं कर रहे हैं। तो नेशनलिज्म इज गोइंग टू बी अ बैरियर। तो आपको ग्लोबल सोच रखनी है, आपको लोकल सोच नहीं रखनी है। नेशनलिज्म इज अ काइंड ऑफ अ लोकल सोच। तो इसीलिए ये फैक्टर हमारी ग्लोबलाइजेशन को रिस्ट्रेन करने वाला है। हमारे जो ट्रेड बैरियर्स हैं, इमर्जिंग ट्रेड बैरियर्स, ये भी ग्लोबलाइजेशन को रिस्ट्रेन करेंगे। हमारे रेगुलेटरी कंट्रोल्स, आप जो कंट्रोल्स लगा देते हैं, बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस बना देते हैं ट्रेड को लेकर, तो कहीं ना कहीं ये भी हमारी ग्लोबलाइजेशन को रिस्ट्रेन ही करते हैं। तो दे आर ऑल्सो गोइंग टू बी अ फैक्टर रिस्ट्रेनिंग ग्लोबलाइजेशन। मूव टुवर्ड्स फ्री मार्केटिंग सिस्टम, तो फ्री मार्केटिंग सिस्टम तो ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट कर रहा है, पूरे वर्ल्ड को इकट्ठा कर रहा है, बैरियर्स को खत्म कर रहा है। तो हमारे पास जो ए और ई हैं, ये तो फैक्टर्स हैं फॉर प्रमोटिंग ग्लोबलाइजेशन। तो ए और ई तो आपके आंसर में आने नहीं चाहिए। और ए और ई को अगर आप आंसर में से निकाल देंगे तो आपके पास वैसे ही एक ही चॉइस बचेगी, बी, सी एंड डी ओनली। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। देखो, ये सवाल जो है ना, मेरे को लगता है आप अपनी जनरल अंडरस्टैंडिंग से ही आंसर कर सकते हैं। इसमें एज सच कुछ स्पेसिफिकली कोई थ्योरी पढ़ाने वाला या कुछ नई चीज पढ़ाने वाला नहीं था। अगर आपने ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, आपको समझ में है व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, तो आप आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन सी चीजें ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करेंगी और कौन सी चीजें ग्लोबलाइजेशन को रोकेंगी, रिस्ट्रेन करेंगी। तो पहला सवाल है असर्शन रीजनिंग का। असर्शन भी दिया है और रीजन भी दिया है। असर्शन में लिखा हुआ है, बाय रिमूविंग बैरियर्स बिटवीन द नेशनल मार्केट्स, ट्रेडिंग ब्लॉक्स क्रिएट कंपटीशन ड्यू टू बिगर ट्रेडिंग एरिया। तो कहा जा रहा है कि आपके नेशनल मार्केट्स के बीच में बैरियर हटा देते हैं और बड़े ट्रेडिंग ब्लॉक बना लेते हैं। जैसे लेट सपोज इंडिया अपने आसपास के कंट्री से मिलकर, बांग्लादेश, श्रीलंका वगैरह से मिलकर एक बड़ा ट्रेडिंग एरिया बना लेता है, अपने जो बैरियर्स हैं उनको खत्म कर देता है। तो इससे क्या होगा? इससे कंपटीशन बढ़ेगा क्या? बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि अब जो इंडिया वाला दुकानदार है वो इंडिया वालों से ही compete नहीं कर रहा, वो बाहर वालों से भी, जो आसपास के कंट्रीज भी इस ग्रुपिंग का पार्ट बन गए हैं, उनसे भी compete करेगा। तो इट इज डेफिनेटली गोइंग टू क्रिएट कंपटीशन। असर्शन इज करेक्ट। रीजन की बात करते हैं, इंक्रीज्ड कंपटीशन कैन लीड टू द क्लोजर ऑफ लोकल इंडस्ट्री एंड हार्म डोमेस्टिक कंपटीशन। अब कंपटीशन बढ़ेगा तो लोकल इंडस्ट्री को अपने आप को बेहतर बनाना पड़ेगा, नहीं तो दुकान बंद करनी पड़ेगी। बट डोमेस्टिक जो कंज्यूमर्स की अगर हम बात करें, उनकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, उनको तो काफी फायदा होगा, क्योंकि उनके लिए वैरायटी बढ़ जाएगी, चॉइस बढ़ जाएगी, कंपटीशन होगा, तो उनसे कंज्यूमर को तो हर बार फायदा ही होता है। तो रीजन वाली स्टेटमेंट में गड़बड़ है, असर्शन वाली बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल है जी, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इज एन अटेम्प्ट टू अचीव इकोनॉमिक गेन्स फ्रॉम द फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बिटवीन कंट्रीज
वन सच एसोसिएशन इज नाफ्टा, नाफ्टा कंप्राइजेस ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। पहली बात तो ये इस की जगह वाज होना चाहिए, क्योंकि नाफ्टा जो है अब नहीं रहा, नाफ्टा तो रेस्ट इन पीस हो गया, क्योंकि उसकी जगह अब आ चुका है यूएसएमसीए, यूनाइटेड स्टेट्स, मैक्सिको और कनाडा, ये आ चुका है अब। नाफ्टा के भी यही मेंबर थे, यूएसएमसीए के भी यही मेंबर है। तो करेक्ट आंसर तो आपका ऑप्शन नंबर 1 ही बनेगा, यूएसए, कनाडा, मैक्सिको। अगला सवाल, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 की मैचिंग आपको करनी है, और लिस्ट 1 में आपको एटी करनी ग्लोबलाइजेशन इंडेक्स देखने को मिल रहा है, और लिस्ट 2 में उसके वेरिएबल्स देखने को मिल रहे हैं। तो एटी करनी इंटरनेशनल लेवल की एक बहुत ही रेप्यूटेटेड फर्म है, और इस फर्म का एक इंडेक्स आता था, 2007 तक ये इंडेक्स आता था। ये इंडेक्स का नाम था ग्लोबलाइजेशन इंडेक्स। ये ग्लोबलाइजेशन इंडेक्स जो है रिलीज होता था। अभी ये इंडेक्स बंद हो चुका है, कई साल हो गए इस इंडेक्स को बंद हुए, बट फिर भी एग्जामिनर ने सवाल पूछा है। अब ये जो सवाल है, इसके अंदर जो टर्म यूज करी गई है उनको आप आसानी से मैच कर सकते हो। जैसे इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है, इसे आप आसानी से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से मैच कर सकते हो। पर्सनल इंटीग्रेशन यानी कि लोगों का आपस में इंटीग्रेशन हो, तो इसे आप आसानी से टूरिज्म से मैच कर सकते हो। टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन को आप इंटरनेट से मैच कर सकते हो। पॉलिटिकल इंटीग्रेशन को आप रेटिफिकेशन एंड मल्टीलेटरल ट्रीटीज से मैच कर सकते हो। तो मैचिंग आपकी आसानी से हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट ये जो इंडेक्स है काफी पुराना है, बट मैचिंग करना काफी आसान है। ऑप्शन नंबर 2 आसानी से आपका आंसर यहां पे बन जाएगा। एटी करनी फॉरेन पॉलिसी ग्लोबलाइजेशन इंडेक्स 2007, इतना पुराना इंडेक्स है, और सवाल अब पूछ रहे हैं, is a comprehensive framework to measure globalization. It is based in 12 variables grouped into which of the following 4 baskets. तो 80 करने का ये ग्लोबलाइजेशन इंडेक्स है, 2007-8 से बंद भी हो चुका है। अब हो सकता है एग्जामिनर की पहले तमन्ना हो इस पे पूछने के सवाल नहीं पूछ पाए, तो अब वो पूछ रहे हैं। इसके अंदर जो 4 मेन डायमेंशन है, 4 मेन बास्केट्स हैं, उनके ऊपर सवाल है। तो इसके अंदर हमारे पास कौन कौन से इंटीग्रेशन आते हैं? पर्सनल आता है, टेक्नोलॉजिकल आता है, आपका इकोनॉमिकल भी आता है, और पॉलिटिकल भी आता है। ये 4 इंटीग्रेशन इसके अंदर आते हैं। तो ये 4 ब्रॉड बास्केट्स इसके अंदर रहती हैं। तो करेक्ट आंसर यहां पे आपका ऑप्शन नंबर 2 का बनेगा। चलिए, तो सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्राइव ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस इन डिजिटली इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड? स्ट्रॉन्ग कंजम्पशन इन द ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ समझते हो आप? हम ग्लोब अगर उठाएं और उसमें साउथ की तरफ देखें, एक नॉर्थ हो गया और एक साउथ हो गया, साउथ की तरफ अगर देखें तो कहा है वहां स्ट्रॉन्ग कंजम्पशन देखने को मिल रही है। देखो अभी ना कहा जाता है कि साउथ जो है ना, ये आपका ग्रो करने वाला पार्ट है ग्लोब का। नॉर्थ के अंदर अभी ग्रोथ डेवलपमेंट हो चुकी है। नॉर्थ के अंदर आपकी कंट्रीज कौन सी आती हैं? जैसे आपकी यूरोप है, आपका यूएसए है, ऐसी कंट्रीज आती है, जापान है, ऐसी कंट्रीज आती है जिसमें ग्रोथ ऑलरेडी हो चुका है। इनमें और ग्रोथ नहीं होगा। साउथ में कंट्रीज आती हैं, जैसे साउथ एशिया में इंडिया आ रहा है आपका, साउथ अफ्रीका आता है आपका, ब्राजील है, साउथ अमेरिका है, तो ऐसी कंट्रीज आती है। तो यहाँ पे अभी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो ऐसी कंट्रीज में ग्रोथ होगा, इंटरनेशनल बिजनेस को भी ड्राइव करेंगे, क्योंकि इंटरनेशनली हमारा टारगेट होना चाहिए कि इन कंट्रीज को टारगेट करें, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और इन कंट्रीज के बीच में भी आपस में काफी कॉपरेशन देखने को मिलता है। जैसे एक ग्रुपिंग बनाई है इब्सा, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका। इसके अलावा ब्रिक्स है, बेसिक कंट्रीज हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारे कंट्रीज उसमें भी एक दूसरे के साथ कॉपरेट कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट तो आना चाहिए कि ड्राइव करेगा इंटरनेशनल बिजनेस को। डायनामिक एक्सचेंज इंटरेस्ट एंड इन्फ्लेशन रेट। तो अगर आपके रेट डायनामिक होंगे तो ये तो एक दिक्कत क्रिएट कर सकता है। अगर आपके रेट स्टेबल होंगे तो अच्छी बात है, बट डायनामिक कैन बी अ दिक्कत, तो इसे अभी स्किप करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड प्रमोटिंग रीजनल ग्रुप्स। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि रीजनल ग्रुप्स भी बने हुए हैं और वो भी ट्रेड को प्रमोट करते हैं, तो अल्टीमेटली इंटरनेशनल बिजनेस को ड्राइव करेंगे। जैसे इप्सा ग्रुप बना हुआ है, बाकी ग्रुप्स भी बने हुए हैं। तो ऐसे ग्रुप्स जो हैं आपस में इन कंट्रीज के ट्रेड को डेफिनेटली प्रमोट करते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस को प्रमोट करते हैं। तो ये आपका पार्ट होना चाहिए। रेगुलेटेड कैपिटल एंड पोर्टफोलियो फ्लोज। तो अगर आपके फ्लोज के ऊपर रेगुलेशंस लग जाएंगी, तो रेगुलेशंस अगर लग जाएंगी तो उस केस में हो सकता है कि आपका इंटरनेशनल बिजनेस प्रॉपर तरीके से ड्राइव ना हो पाए। रेगुलेशंस कैन बी अ हिंडरिंग फैक्टर एज वेल, तो इसे अभी स्टॉप करते हैं। डेमोग्राफिक डिविडेंड एंड लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब है कि बहुत सारी यंग पॉपुलेशन, जैसे इंडिया में भी काफी सारी यंग पॉपुलेशन है, और एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है, ये एक बहुत बड़ा की पिलर है इंटरनेशनल बिजनेस में, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जो कि काम कर सकते हैं, और बहुत सारी पॉपुलेशन है जो कि कंजम्पशन कर सकती है। तो इसलिए काफी सारे कंट्रीज इंडिया को टारगेट करते हैं।
लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंटरनेशनल बिजनेस में। आप सभी जानते हैं कि चाइना कितना सस्ता मैन्युफैक्चरिंग कर लेता है और इसीलिए पूरे वर्ल्ड के अंदर उसके मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं। तो ए, सी और ई वाले जो पॉइंट है ना, वो डेफिनेटली ड्राइव करेंगे इंटरनेशनल बिजनेस को, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 का ही बनेगा। तो चलिए यहाँ पे हमारे पास सवाल है, सीक्वेंस द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ द मेंबर कंट्रीज। तो सबसे कम इंटीग्रेशन से आपको सबसे ज्यादा इंटीग्रेशन की तरफ बढ़ना है। तो ये जो हमें ऑप्शंस दिए हैं, इसमें सबसे कम इंटीग्रेशन हमें देखने को मिलेगी प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट में। उसके बाद आपके आएंगे एफटीए, एफटीए के बाद आपका आ जाएगा जी कस्टम यूनियन, कस्टम यूनियन के बाद आ जाएगी कॉमन मार्केट, और कॉमन मार्केट के बाद आ जाएगा आपका इकोनॉमिक यूनियन। और इसीलिए करेक्ट आंसर जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर 3 का बन जाएगा। अब बारी है जी इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस की। डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ये सारे इंस्टीट्यूशंस अभी आपके साथ डिस्कस होंगे सवालों की फॉर्म में। आइए एक एक करके देखते हैं कि क्या सवाल यहां से एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। चलिए यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज टेरिटरीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ डब्ल्यूटीओ। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का कौन सा मेंबर नहीं है, नॉट अ मेंबर ऑफ डब्ल्यूटीओ। तो एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सा सवाल इस बार उन्होंने यहाँ पे पूछ लिया है। तो देखो, अगर हम बात करें कि कौन सा मेंबर नहीं है, सो आपका जो आंसर बनेगा दैट इज गोइंग टू बी ईरान। ईरान वन ऑफ दी एक बहुत बड़ा कंट्री ऐसा है जो कि डब्ल्यूटीओ का अभी तक मेंबर नहीं बना है। तो ये चीज, ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, याद रखना है। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3 ईरान। बाकी सभी जो हैं चाइना, रशिया और ताइवान, ये डब्ल्यूटीओ के मेंबर्स हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल हमारे पास है, मैच द फॉलोइंग, लिस्ट 1 लिस्ट 2 दे रखी है। एक तरफ हमें दिए हैं कुछ इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस, और दूसरी तरफ दिए हैं उनसे जुड़े हुए ईयर्स। तो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है, इट वाज सेट अप इन 1956। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन जो है ये 1960 में बनी थी। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपकी वीपो है, और ये आपकी 1967 में बनी थी। और इंटरनेशनल बैंक, यह है आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये आपका 1944 में बना था। सो करेक्ट मैचिंग जो है वो हमें देखने को मिल रही है यहां पे ऑप्शन नंबर 4 के अंदर। चलिए, तो यहां पे हमारे पास सवाल है, आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेड पॉलिसी फ्रेमवर्क फ्रॉम द फॉलोइंग अंडर डब्ल्यूटीओ। तो डब्ल्यूटीओ के जो यहाँ पे ट्रेड पॉलिसी फ्रेमवर्क के प्रिंसिपल्स हैं, आपको उनको पहचानना है। रेसिप्रोसिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं डब्ल्यूटीओ के। एक ट्रांसपेरेंट इंटरनेशनल ट्रेड रिजीम की डब्ल्यूटीओ बात करता है, और बात करता है म्यूचुअल बेनिफिट्स और कंसेशंस की, तो ये तो आपका आंसर होना चाहिए। बेनिफेक्टरी एंड रेजिलिएंट, इसे फिलहाल स्किप करके आगे बढ़ते हैं। नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, तो बिल्कुल डब्ल्यूटीओ कहते हैं कि आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। बाइंडिंग और एनफोर्सेबल कमिटमेंट्स की भी डब्ल्यूटीओ बात करता है, आपको कमिटमेंट्स देता है जो कि आपको पूरी करनी है। प्रोटेक्टिव एंड बेनोबलेंट, तो प्रोटेक्टिव एंड बेनोबलेंट भी कोई खास डब्ल्यूटीओ से ऐसा जुड़ा हुआ फीचर नहीं है जो कि आपने सुना हो, पढ़ा हो डब्ल्यूटीओ के कॉन्टेक्स्ट में। तो ए, सी और ई आपको डायरेक्टली लगेगा कि डब्ल्यूटीओ से ही जुड़े हुए हैं, और ऐसी बातें आपने डब्ल्यूटीओ के बारे में पढ़ी भी होंगी अगर आपने डब्ल्यूटीओ को अच्छे से पढ़ा है। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ए, सी एंड डी, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। चलिए, तो यहां पे मैच द फॉलोइंग का सवाल है, और ये सवाल आपको एक तरफ दे रहा है इवेंट्स और दूसरी तरफ दे रहा है उनके ईयर। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हमारी कब हुई थी, 1944 में हुई थी। तो ए को तो 3 से आसानी से मैच कर लेते। गैट कब बना था, सर गैट हमारा जो है वो 1948 में बना था, तो बी को 1 से मैच कर लेते। डब्ल्यूटीओ ने गैट को कब रिप्लेस किया, 1995 में किया, तो आप डी को 4 से मैच कर लेते, और बचा आपका मल्टी फाइबर एग्रीमेंट, तो वो आपका ऑप्शन नंबर 2 से मैच हो जाता। तो ऐसे आपका सवाल आसानी से सॉल्व हो जाता। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो 2 है उसका बन जाता। चलिए अगला सवाल है, ब्रेटन वुड रेजोल्यूशन लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ। बहुत आसान सवाल है। ब्रेटन वुड रेजोल्यूशन के बाद आपका आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक बने थे। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2 आईएमएफ। चलिए, तो यहां पे सवाल है, सीक्वेंस द फॉलोइंग डिफरेंट सेटलमेंट स्टेजेस ऑफ द डब्ल्यूटीओ डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम। तो हमारा जो डब्ल्यूटीओ का डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम है, उसके जो स्टेजेस होते हैं उनको करेक्ट ऑर्डर में आपको यहाँ पे अरेंज करना है। तो यहाँ पे रिटेलिएशन, इंप्लीमेंटेशन, पैनल रिव्यू, एपेलेट और कंसल्टेशन ये आपको दे रखे हैं। देखो, डब्ल्यूटीओ के अंदर सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव रहता है वो रहता है कंसल्टेशन, कि आप एक दूसरे से कंसल्टेशन करें, सलाह मशवरा करें और उसी से डिस्प्यूट को सॉल्व कर ले। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे ई आने वाला है। बट अगर आपका कंसल्टेशन से सॉल्व नहीं हो रहा है तो फिर आप पैनल की तरफ जाते हैं। एक पैनल बनाया जाता है और वो पैनल जो है आपकी बात सुनता है और उसके अकॉर्डिंग अपना यहाँ पे डिसीजन दे देता है।
आप उस डिसीजन को एक्सेप्ट कर सकते हैं या फिर उसके अगेंस्ट आप अपील भी डाल सकते हैं। एपेलेट अथॉरिटी में अपील भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और यहाँ पे जो भी फाइनल डिसीजन निकल कर आएगा उसको क्या किया जाएगा, उसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, उसे दोनों कंट्रीज को मानना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए कोई कंट्री उसे इंप्लीमेंट नहीं करती है तो फिर दूसरी कंट्री उसके अगेंस्ट रिटेलिएशन भी कर सकती है। तो ऐसा यहाँ पे सीक्वेंस आपको देखने को मिलेगा। तो ये सीक्वेंस आपका जो बन रहा है, ये बन रहा है जी आपके ऑप्शन नंबर 3 में। इसमें आपका ECDBA का सीक्वेंस बन रहा है, जो कि हमने यहाँ पे अभी डिस्कशन में बनाया। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपके पास बनेगा ऑप्शन नंबर 3 का। अगला सवाल बहुत ही आसान है। Which one of the following institutions is not a part of the World Bank Group? तो हमेशा आपसे बात करता हूं कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर 5 इंस्टीट्यूशंस आते हैं। IBRD आता है, IDA आता है, आपका मीगा आता है, इसके अलावा आपका इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन भी आ जाता है, और ICSID इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स भी आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट नहीं आता। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पे बनेगा। चलिए अगला सवाल हमारे पास है। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दे रखे हैं और इसमें आपके कुछ टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट है और उनकी एक्सप्लेनेशन हमें दे रखी है। सबसे पहले नामा। नामा इज बेसिकली नॉन एग्रीकल्चरल मार्केट एक्सेस, कि आपकी जो एग्रीकल्चर मार्केट को छोड़ के मार्केट है उसके एक्सेस की बात करता है हमारा नामा। तो हम इसे किससे मैच कर सकते हैं? इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट से तो नहीं, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, टेक्सटाइल, ज्वेलरी, फिश एंड फिशरीज प्रोडक्ट्स एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो हाँ, ये हमारे एग्रीकल्चर को छोड़ के बाकी इंडस्ट्रीज तो लग रहे हैं हमें। लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड, मोनोपोली पावर टू ओनर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो ये सब तो कुछ नहीं लग रहा सूटेबल। हमारा ऑप्शन नंबर 2 ही सूटेबल लग रहा है। आगे भी बढ़ते हैं। हमारा है गैट। गैट हमारा जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स हो गया। तो ये लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड की बात करता है, मेनली गुड से ही डील करता है। और अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमें ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है इसके लिए। 3 वाला ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है इसके लिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। ट्रिम्स और ट्रिप्स आ रहे हैं। तो ट्रिप्स तो हम जानते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है, तो इसे हम 4 से मैच कर लेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। और ट्रिम्स ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, तो ये आपकी इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट के लिबरलाइजेशन से जुड़ा हुआ है और आप इसे 1 से मैच कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमारा अप्रोप्रिएट आंसर बन जाएगा। जो अप्रोप्रिएट आंसर बनेगा दैट इज गोइंग टू बी, ये मेरे पास ऑप्शन नंबर 3 जो है वो अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पे बनेगा। इसके अकॉर्डिंग हमारा जो सीक्वेंस हमने बनाया वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। तो ऐसे आपको करेक्ट मैचिंग करनी होगी एग्जामिनेशन के सवालों के अंदर। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है। अरेंज द फॉलोइंग नेगोशिएशन राउंड्स ऑफ WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो पहले तो सवाल को समझना जरूरी है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की बात करते हैं तो कौन सी पहले हुई आइटम उसको पहले रखते हैं, जिस जो चीज बाद में हुई उसको बाद में डालते हैं। दिस इज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। बट अगर मैं रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या हो गया कि मेरे को जो सबसे सबसे लेटेस्ट आइटम है जो अभी रिसेंटली हुई है उसको पहले रखना पड़ेगा। सबसे पहले जो हुई थी उसको मेरे को लास्ट में रखना पड़ेगा। तो मेरे को रिसेंट वाले WTO के जो राउंड्स यहाँ पे दे रखे हैं उसको सबसे पहले लेना पड़ेगा, और जो पहले हुए हैं फिर वो उसके बाद आते जाएंगे। तो उरुग्वे राउंड, जेनेवा राउंड, कैनेडी राउंड, दोहा राउंड और टोक्यो राउंड। तो उरुग्वे राउंड के बारे में तो आप सभी जानते होंगे कि WTO की स्थापना हुई थी इस उरुग्वे राउंड के बाद। और जेनेवा राउंड सबसे पहला WTO का राउंड है। कैनेडी और दोहा राउंड, कैनेडी राउंड और टोक्यो राउंड ये 1960s और 70s में कहीं हुए थे। और दोहा राउंड तो हमारा लेटेस्ट जो है 2001 के आसपास ये हमारा जो डिस्कशन था वो चला था दोहा के अंदर। तो ये हमारा जो है इनमें से सबसे लेटेस्ट बन जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी द लेटेस्ट वन। ये हमारा यहाँ पे सबसे पहले आएगा। सबसे पहले जो है ये आने वाला है। तो डी सबसे पहले मेरे को 2 ऑप्शंस में दिख रहा है। तो ऑप्शन 2 में और दिख रहा है और 4 में भी दिख रहा है। तो देखते हैं किस ऑप्शन को मार्क करना यहाँ पे रहेगा। और दोहा राउंड आ गया सबसे पहले। इसके बाद हमारे पास अगर मैं बात करूं सबसे पहले कौन सा रहा था, सबसे पहले तो जेनेवा ही था और दोनों में ही जेनेवा सबसे लास्ट में आ रहा है। चलिए ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं। हमारे WTO बना था 1990s में और वहां पे हमारा चला था उरुग्वे राउंड। उरुग्वे राउंड को इसके बाद डालते हैं। डी के बाद हम डाल देते हैं ए को। डी के बाद ए हमारा ऑप्शन नंबर 2 में ही आ रहा है और यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 आंसर हमें लग रहा है अभी तो। और इसके बाद हमारे हम डाल सकते हैं कैनेडी राउंड को और टोक्यो राउंड को, सी और ई को यहाँ पे डाल सकते हैं। पहले आपका टोक्यो आ गया फिर आपका कैनेडी आ गया। तो जो ऑप्शन नंबर 2 है दैट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन। तो ये आपकी ज्यादा सही से डिपिक्ट कर रहा है WTO के ट्रेड नेगोशिएशन राउंड्स को रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो इसीलिए यही आंसर यहाँ पे बनेगा।
तो आपको WTO राउंड्स की मोटी मोटी सीक्वेंस मालूम होने चाहिए, कौन से राउंड्स पहले कौन से राउंड बाद में, और आपको क्वेश्चन की समझ होनी चाहिए कि क्वेश्चन आपसे पूछना क्या चाह रहा है। अगर आप ये समझ पा रहे हैं तभी आप इस सवाल को आंसर कर पाएंगे, नहीं तो आप इस सवाल में कंफ्यूज हो जाएंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 का। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ वर्ल्ड बैंक रिगार्डिंग इट्स लेंडिंग ऑपरेशन। तो वर्ल्ड बैंक लोन्स देता है, बट यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल्स को भी फॉलो किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा लोन्स देते हुए। आपको बताना है इनमें से कौन सा वर्ल्ड बैंक का गाइडिंग प्रिंसिपल नहीं है। ये नॉट वर्ड को आपको यहाँ पे ध्यान में रख के अपना आंसर मार्क करना है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहला ऑप्शन दिया, प्रॉपर असेसमेंट ऑफ द रीपेमेंट प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द लोन। तो अगर वर्ल्ड बैंक लोन देगा तो क्या ये चेक करेगा कि लोन को रीपे करने की कैपेसिटी है या नहीं है, उस चीजों को असेस करेगा। बिल्कुल करेगा, ये तो हमारा प्रिंसिपल होना ही चाहिए। लेंडिंग शुड ओनली बी फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स विच आर इकोनॉमिकली एंड टेक्निकली साउंड एंड ऑफ अ हाई प्रायोरिटी नेचर। तो केवल ऐसे ही प्रोजेक्ट्स के लिए पैसे दिए जाएंगे जो कि आपके इकोनॉमिकली और टेक्निकली साउंड है, यानी कि ऐसी प्रोजेक्ट के लिए पैसा मिलेगा जो कि आपके प्रोजेक्ट फीसेबल है, प्रोजेक्ट किए जा सकते हैं, और प्रायोरिटी नेचर के वो प्रोजेक्ट्स हैं, तो उन्हीं के लिए पैसा दिया जाएगा। तो ये भी सही है। Lending should be to enable a country to meet foreign exchange content of the project cost। देखो, अगर कोई भी प्रोजेक्ट है उसमें आपको खर्चा करना है, तो कुछ खर्चा तो आप लोकल करेंगे, अपनी डोमेस्टिक कंट्री में ही करेंगे, और कुछ चीजें हो सकता है आपको बाहर से भी मंगवानी पड़ जाए। तो वर्ल्ड बैंक की कोशिश रहेगी कि जो डोमेस्टिक वाला पार्ट है वो आप खुद मीटअप करें, जो फॉरेन एक्सचेंज की आपको रिक्वायरमेंट है उसकी मदद मैं आपकी कर दूंगा। तो फॉरेन एक्सचेंज कंटेंट की जो मदद है वो वर्ल्ड बैंक के साथ से आपको मिल जाती है। तो ये भी एक गाइडिंग प्रिंसिपल हमारा रहने वाला है। द बैंक डज एक्सपेक्ट द बोरोइंग कंट्री टू स्पेंड द लोन इन अ पर्टिकुलर कंट्री। तो इसमें लिखा हुआ है कि वर्ल्ड बैंक चाहते हैं कि जो भी बोरोइंग कंट्री है जिसने पैसे लिए हैं वो सारा का सारा लोन का पैसा एक ही कंट्री में लगा दे। तो ऐसी चीज कहना यहाँ पे गलत हो जाती है। और वैसे भी यहाँ पे देखो, डज के साथ ना नॉट वर्ड आना चाहिए। अगर ग्रामेटिकल सेंस में भी सोचो तो बैंक एक्सपेक्ट्स होना चाहिए था, नहीं तो बैंक एक्सपेक्ट्स द बोरिंग कंट्री होना चाहिए था। तो डज अगर लगा हुआ है तो बीच में नॉट वर्ड इन्होंने हटाया यहां से, और इसीलिए ये स्टेटमेंट आपकी सही नहीं होगी। बैंक डज नॉट एक्सपेक्ट द बोरोइंग कंट्री टू स्पेंड द लोन इन अ पर्टिकुलर कंट्री। वर्ल्ड बैंक तो चाहता है कि आप वहां से सामान खरीदें, वहां से चीजें लें जहां से आपको सस्ती मिले, किसी एक पर्टिकुलर कंट्री से चीजें लेने की जरूरत नहीं है। तो ये गाइडिंग प्रिंसिपल नहीं होगा, और इसीलिए करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 का बनेगा। चलिए, अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ एशियान। तो एशियान आपका है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसके अंदर आपके 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज आते हैं, और यहाँ पे जो कंट्रीज की लिस्ट है वो भी आपको वैसे तो दे दी है। और साउथ ईस्ट एशिया की अगर आपको थोड़ा सा ज्योग्राफी की नॉलेज है तो भी आप देख सकते हैं कि कौन सी कंट्रीज वहां पे आ रही हैं। तो भी आप कुछ कुछ हद तक ये देख लेंगे कि वहां पे आपका ताइवान, हांगकांग और फिजी तो नहीं आएगा, बाकी कंट्रीज आ जाएंगे, और लाओस, कंबोडिया, ब्रुनाई जो है वो इसका पार्ट डेफिनेटली बनेंगे। और करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो है ना वो बनेगा। जो 10 कंट्रीज है उसमें ब्रुनाई है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपीन, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, ये कंट्रीज आते हैं। और इंडिया इसके अंदर नहीं आता, ये चीज आप ध्यान रखना। इंडिया के इसके साथ एग्रीमेंट है काफी सारे, बट इसके अंदर नहीं आता। चाइना भी इसके अंदर नहीं आता, चाइना भी इससे काफी दूर है। तो ये चीजों को आपको ध्यान में रखना है। सवाल है, सीक्वेंस द कंडक्ट ऑफ फॉलोइंग ट्रेड नेगोशिएशन एंड फैसिलिटेशन राउंड्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो जौन सा पहले हुआ वो पहले लगाइए, जौन से बाद में हो उनको बाद में लगाइए। तो ये आपके राउंड्स दे रखे हैं, और ये राउंड्स प्यारे दोस्तों आपके गैट से भी जुड़े हुए हैं, और एक राउंड इसमें WTO से भी जुड़ा हुआ है। ये जो आपका दोहा राउंड है ना, ये WTO का 2001 का राउंड है। तो सबसे पहले अगर गैट के राउंड्स की बात करें तो उसमें जेनेवा राउंड देखने को मिलता है, ये सबसे पहले आएगा। और उसके बाद उसमें कैनेडी राउंड आता है, फिर आपका टोक्यो राउंड आता है, और फिर लास्ट में तो उरुग्वे राउंड था। फिर उसके बाद WTO के अंदर ही आपका दोहा राउंड आ गया। तो आपकी जो आंसर बनेगी, इट शुड बी CADE, यही बनेगी ना, CADEB। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पे बन जाएगा। ये सवाल जो है इंटरनेशनल ट्रेड राउंड्स के ऊपर एग्जामिनेशंस में काफी पूछा जा रहा है, पहले भी पूछा गया, आगे भी पूछा जा सकता है। तो प्लीज आप याद कर लेना कौन सा राउंड पहले था, कौन सा बाद में था। इंपॉर्टेंट वाले राउंड्स तो आपको याद होते ही, जैसे दोहा, उरुग्वे तो याद रहते ही है। बीच के भी कुछ राउंड्स याद हो जाएंगे तो एग्जामिनेशन के सवालों में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी।
चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपका जुड़ा है साफ्टा यानी कि साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से। तो जो साफ्टा आपका एग्रीमेंट है, इसके अंदर आपकी जो कंट्रीज हैं, सवाल कह रहा है उनको दो में कैटेगराइज किया जाता है, एज नॉन लीस्ट डेवलप्ड कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स एंड लीस्ट डेवलप्ड कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स। जो लीस्ट डेवलप्ड कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स होंगी यानी कि वो थोड़ी सी गरीब होंगी, और नॉन लीस्ट वाली इनसे थोड़ी सी बेहतर होने वाली हैं। तो आपको बताने की कौन सी नॉन लीस्ट डेवलपिंग कंट्री में आ रही है, यानी कि एलटीसी कंट्रीज के लिस्ट में कौन सी नहीं आ रही है। तो सार्क की कंट्रीज वैसे तो आपको मालूम है, ये सारे आपके जो कंट्रीज है सार्क में आते ही हैं जो यहाँ पे दे रखे हैं। तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, इंडिया और श्रीलंका। अब इंडिया लीस्ट डेवलपिंग कंट्री नहीं है, ये तो आपको मालूम ही होना चाहिए। तो डी वाला तो आपका जो है पक्का से इसके अंदर आना चाहिए। और डी अगर आपने पहचान लिया कि इंडिया जी लीस्ट डेवलप्ड कंट्री तो नहीं है, और इसके हिसाब से आपने एक्सक्लूड कर दिया यहाँ पे 2 को भी और 3 को भी। अब 1 और 4 में से आपको चूज करना है, और 1 और 4 में से अगर आप चेक करेंगे तो बी तो दोनों में ही आ रहा है, पाकिस्तान तो दोनों में ही आ रहा है, इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान भी चल रहा है। और उसके अलावा आपको चूज करना है बांग्लादेश और श्रीलंका में से। तो प्यारे दोस्तों, हालांकि श्रीलंका की सिचुएशन अभी खराब है, बट हमेशा से ऐसी नहीं थी। ये आपका नॉन लीस्ट डेवलप्ड कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स में ही आता है, एनएलडीसीएस वाली कैटेगरी में ये आपका आ जाएगा। और इसीलिए करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 का बनेगा। बांग्लादेश और भूटान को आप एलडीसी वाली लिस्ट में यहाँ पे डाल देंगे, तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4। चलिए तो प्यारे दोस्तों, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग राउंड्स फॉर मल्टीलेटरल ट्रेड नेगोशिएशंस अंडर गैट डब्ल्यूटीओ इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, यानी कि जौन सा नेगोशिएशन पहले हुआ था उसको पहले लगाओ, जौन सा बाद में हुआ उसको पहले उसको बाद में लगाओ। अब ऐसा सवाल ऑलमोस्ट एग्जामिनेशंस में काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, नेट के एग्जाम में काफी देखने को मिल रहा है। तो अभी ये चीजें आपको धीरे धीरे याद तो करनी पड़ेंगी। अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा आइडिया, थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे, तो हमारे जो शुरू के राउंड्स होते थे, जो आपके गैट के राउंड्स होते थे, उनसे आपके जुड़े हुए हैं ये वाले टर्म्स, एनएसी, टॉर्के, कैनेडी, ये आपके उनसे जुड़े हुए हैं। और जो आपकी टोक्यो और दोहा राउंड है, ये आपके इनसे बाद में आते हैं। दोहा राउंड तो आपका डब्ल्यूटीओ के अंदर ही आता है, ठीक है। दोहा सबसे लास्ट में आना चाहिए, दोहा राउंड आपका डब्ल्यूटीओ का है, बाकी सारे आपके गैट से जुड़े हुए हैं। तो बी वाला सबसे लास्ट में आना चाहिए, बी वाला पहले नहीं आना चाहिए। तो 3 और 4 को तो आप वैसे काट सकते हो, 1 और 2 में से आपको चूज करना पड़ेगा। तो मैं आपको बता देता हूं, ये एनएसी वाला जो राउंड है, ये फ्रांस वाला आपका जो ट्रेड डिस्कशन था 1949 के अंदर था। ये आपका टॉर्कवे इंग्लैंड के अंदर 1950-51, ये वाला आपका ट्रेड का नेगोशिएशन चला था। इसके बाद आता है जी हमारे पास कैनेडी, 1962 से 67 का नेगोशिएशन है। इसके बाद हमारे पास आता है जी टोक्यो, 1973 से 79। और दोहा राउंड के बारे में तो कौन नहीं जानता, 2001 में दोहा राउंड की शुरुआत हुई थी। तो अभी अगर आप सीक्वेंस बनाने की कोशिश करेंगे तो दैट इज गोइंग टू बिकम ऑप्शन नंबर 1, सी डी ए ई एंड देन बी। चलिए अगला सवाल एक आसान सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस आर इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड बैंक ग्रुप। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के कौन पार्ट हैं, आपसे ये पूछ रहे हैं। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन इज अ पार्ट, आईएमएफ और डब्ल्यूटीओ अपने आप में अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसका पार्ट नहीं है। मीगा मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी और ईडा इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ये इसके पार्ट्स हैं। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4, ए डी एंड ई ओनली। Let's come to the next topic, which is balance of payment. तो balance of payment से क्या सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं, आइए एक एक करके उन्हें डिस्कस करते हैं। चलिए तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें दो स्टेटमेंट्स हमें दे रखी हैं, असर्शन और रीजन। असर्शन दे रखी है, foreign investment is playing an increasing role in economic development and contributes to a significant share of the domestic investment, employment generation and exports। तो आपकी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है देश में, तो उससे देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है। हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट जो है उसको बढ़ावा मिलता है, उसके अंदर और पैसा जाता है, जिससे क्या होगा, नई फैक्ट्रीज लगेंगी, नए प्लांट्स लगेंगे, जिससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगे। तो असर्शन तो बिल्कुल आपकी सही है। रीजन दिया, substantial increase in the magnitude of capital inflows have remarkably improved the balance of payments and foreign exchange reserve position। तो बाहर से आपके कैपिटल इनफ्लोज आते हैं तो उससे आपकी बीओपी पोजीशन भी इंप्रूव हो जाती है और आपके पास फॉरेक्स रिजर्व्स भी इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो इंडिविजुअली तो सही है, बट रीजन असर्शन को सपोर्ट नहीं कर रही है। तो ऐसा कोई रिलेशन इनमें कोई बनता हुआ नहीं दिख रहा है। सो दैट इज व्हाई द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2।
चलिए, तो सवाल है बैलेंस ऑफ पेमेंट से जुड़ा हुआ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट्स चेंजेस इन द होल्डिंग्स ऑफ गोल्ड एंड फॉरेन करेंसीज बाय द ऑफिशियल मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस आर अकाउंटेड फॉर। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की अगर हम बात करते हैं, तो एक तो हमारे पास क्या आता है, करंट अकाउंट आता है ना, जिसमें हमारे करंट नेचर के ट्रांजेक्शन, एक्सपोर्ट इंपोर्ट वो सब आते हैं। एक आपके कैपिटल अकाउंट आ जाता है जिसमें आपके कैपिटल के फ्लोज आते हैं, और फिर लास्ट में आपका एक ऑफिशियल रिजर्व्स का अकाउंट भी आ जाता है। तो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसके अकॉर्डिंग हो सकता है कि आपके फॉरेन एक्सचेंज के जो ऑफिशियल रिजर्व है वो बढ़ जाए या फिर घट जाए। ये ऑफिशियल रिजर्व का कस्टोडियन कौन होता है? कस्टोडियन होता है इसका आरबीआई। आरबीआई कस्टोडियन होता है, ऑफिशियल मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन यहाँ पे आरबीआई है। तो ये जो ऑफिशियल रिजर्व के अंदर हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व्स है उनके अंदर यहाँ पे परिवर्तन आ रहा है, उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं। दे आर ऑल अकाउंटेड फॉर एज अ पार्ट ऑफ ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 बनेगा। सवाल है जी, द प्रॉब्लम ऑफ परसिस्टेंट करंट अकाउंट डेफिसिट कैन बी अवॉइडेड बाय परसुइंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसीज। तो करंट अकाउंट डेफिसिट की बात कर रहे हैं। देखो, करंट अकाउंट के अंदर आपके एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स आते हैं, आपकी जो सर्विसेज हैं, आपकी जो इन्वेस्टमेंट इनकम है, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स है, ये सब चीजें आती है। तो करंट अकाउंट अगर डेफिसिट में चल रहा है तो ये थोड़ी सी चिंता की बात है। इसका मतलब है मोटे मोटी आपके एक्सपोर्ट्स बहुत कम है और इंपोर्ट्स काफी ज्यादा है। आप बाहर से ज्यादा सामान मंगा रहे हो और बाहर कम एक्सपोर्ट कर रहे हो, फॉरेन एक्सचेंज का खर्चा ज्यादा कर रहे हो और कमा कम रहे हो। कमाई कम है और खर्चे ज्यादा हैं, तो इसका मतलब है आपको बाहर से लोन भी लेने पड़ सकते हैं, और लोन अगर ले लिए तो बाद में उन पे ब्याज भी देने पड़ेंगे, जो कि एक और दिक्कत की बात है। तो हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, सोल्यूशन निकालना है। तो क्या चीजें मदद करेंगी आपको बताना है। एनकरेजिंग सेविंग्स, तो सेविंग से मदद हो तो सकती है अगर आप कोई दूर दराज का संबंध निकालें। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। कंट्रोलिंग फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? देखो, अक्सर बात होती है ट्विन डेफिसिट की। ट्विन डेफिसिट का मतलब होता है कि एक तरफ आपकी सरकार का बजट डेफिसिट में चल रहा है, इसे फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं, और दूसरी तरफ हमारा फॉरेन एक्सचेंज भी डेफिसिट में चल रहा है, करंट अकाउंट भी डेफिसिट में चल रहा है। और कहा जाता है कि बजट में अगर डेफिसिट है, मतलब सरकार का जो खर्चा है वो ज्यादा है और सरकार की कमाई कम है। अल्टीमेटली ये चीज आपके जो इकोनॉमी है उसके अंदर इन्फ्लेशन वगैरह लेकर आ सकती है। और अगर इन्फ्लेशन आ गया इकोनॉमी के अंदर, तो हमारा जो सामान है वो क्या हो जाएगा? महंगा हो जाएगा। और अगर सामान ऑलरेडी और महंगा हो जाएगा, तो उससे आप ये सोचिए कि हमारे एक्सपोर्ट्स पे कितना गलत इफेक्ट पड़ेगा। महंगा सामान बाहर के देश में कोई खरीदेगा नहीं, एक्सपोर्ट्स और कम हो जाएंगे। इंपोर्ट्स हो सकता है कि हमें सस्ते लगने लगे हमारे देसी सामान के मुकाबले, और इंपोर्ट्स और ज्यादा बढ़ जाएं। तो ये करंट अकाउंट डेफिसिट के लिए काफी खतरनाक हो सकता है। तो फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल रखना तो बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। डीवैल्यूएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी, $1 ₹70 के बराबर है। डीवैल्यूएशन का क्या मतलब है? इसको हमने क्या कर दिया? बढ़ा दिया या घटा दिया? बिल्कुल ठीक, इसका मतलब है इसे यहाँ पे बढ़ा दिया। तो अगर हमने रुपी को डी वैल्यू कर दिया, रुपी की वैल्यू घटा दी, यहाँ पे पहले आपको 70 रुपए देके डॉलर मिलता था, अब ज्यादा देने पड़ेंगे क्योंकि रुपी अब कमजोर है, तो ज्यादा देके आपको $1 मिल रहा है। ठीक है जी। तो इस केस में अगर आप ऐसा कर देंगे तो इससे आपके जो इंपोर्ट्स हैं, इंपोर्ट्स आपके महंगे हो जाएंगे, दे विल बिकम कॉस्टली, और जो आपके एक्सपोर्ट्स हैं वो यहाँ पे चीपर हो जाएंगे। तो इससे आपका करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल हो सकता है क्योंकि इंपोर्ट्स कम होंगे और एक्सपोर्ट्स आपके बढ़ेंगे। तो ये आप कर सकते हैं। करटेलिंग प्रोडक्टिविटी, तो प्रोडक्टिविटी को करटेल तो नहीं करना चाहिए, ऐसा करना तो बहुत बुरी बात है, इसे काट देते हैं। रिड्यूस्ड डिपेंडेंस इन कॉस्टली एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, तो अगर आप बाहर से एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स कर रहे हैं, बाहर से लोन ले रहे हैं, तो उस पर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, और ये इंटरेस्ट आपका करंट अकाउंट डेफिसिट को बढ़ाता है। और ऐसी डिपेंडेंस को आप रिड्यूस करें तो डेफिनेटली अच्छी बात है। तो बी, सी और ई जो है ना, ये आपको डेफिनेटली करने चाहिए, तभी आप करंट अकाउंट डेफिसिट की प्रॉब्लम का अवॉइड कर पाएंगे। और इसीलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बन जाएगा। चलिए, यहाँ पे हमारे पास सवाल है, द थ्योरी विच एक्सप्लेन्स द इफेक्ट ऑफ डीवैल्यूएशन ऑन बैलेंस ऑफ ट्रेड इज नोन एज। तो अगर आप करेंसी डीवैल्यूएशन कर रहे हैं, उससे बैलेंस ऑफ ट्रेड पे क्या इफेक्ट पड़ता है, वो कौन सी थ्योरी हमें बेसिकली एक्सप्लेन करती है? तो प्यारे दोस्तों, इसका जो आंसर है वो आपको जे कर्व थ्योरी के अंदर मिलेगा। तो जे कर्व बेसिकली एक जे शेप का कर्व है, आप देख सकते हैं जे शेप यहाँ पे एक बन रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप अपनी करेंसी को डीवैल्यू करते हैं
तो इनिशियली तो आपका करंट अकाउंट बैलेंस जो है वो नेगेटिव के साइड जाता है, बट धीरे धीरे जो है वो करंट अकाउंट का बैलेंस आपका पॉजिटिव की तरफ पहुंच जाता है। तो ये आपको जे कर्व के अंदर देखने को मिलता है। सो दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए, तो अब अगला टॉपिक हमारे पास है गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन इंटरनेशनल बिजनेस। तो गवर्नमेंट किस तरीके से इंटरनेशनल बिजनेस को रेगुलेट करती है, बैरियर्स वगैरह क्या लगाती है, तो उन सबसे जुड़े हुए सवाल अभी आपके साथ डिस्कस होंगे। आइए फटाफट से इन सवालों पर डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए, अगला सवाल है काउंटर व्हीलिंग ड्यूटीज सीवीडी आर ऑफन इम्पोज्ड ऑन इंपोर्ट्स टू ऑफसेट द इंपैक्ट ऑफ। तो सीवीडीज हम क्यों लगाते हैं? काउंटर व्हीलिंग ड्यूटी हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि बाहर जो हमारे प्रोडक्ट्स के सब्सिडीज दे रखी हैं, हम उसके इफेक्ट को ऑफसेट कर सके, काउंटर कर सके। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2, एक्सपोर्ट सब्सिडीज। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉन टेरिफ बैरियर इज टू बी एडिक्वेटली एड्रेस्ड बाय इंडिया व्हाइल साइनिंग एफटीए विद एनी कंट्री that has potential to import fruits, vegetables and other plant based products from India. Options are phytosanitary regulations, sanitary regulations, complex registrations, restrictive customs procedure. सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी जो सीधी सीधी बात हो रही है वो फाइटो सैनिटरी रेगुलेशंस की बात हो रही है। तो आपकी जो फाइटो सैनिटरी रेगुलेशंस होती हैं वो जुड़ी होती है जो आपके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट से जुड़ी होती है। तो ऐसी रेगुलेशंस को इंडिया को ध्यान में देना पड़ेगा कि अगर कोई ऐसी कंट्री है तो ऐसा ना हो कि इंडिया उसको कुछ ऐसा फ्रूट्स वेजिटेबल्स भेजना चाहे और इन पे वो कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दे कि वो कहे कि इसमें आपका पेस्टिसाइड लेवल ज्यादा है, आपने इसके अंदर ये चीज को ध्यान में नहीं रखा, ये हमारे कंज्यूमर्स के लिए अनसेफ है। तो ऐसी रिस्ट्रिक्शंस कोई लगा सकता है। तो वो सारी चीजें आपकी फाइटोसैनिटरी रेगुलेशंस के अंदर आ जाती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बनेगा। अगले सवाल की ओर आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन स्कीम। देखो, हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत सारी स्कीम्स लाए हैं और इसमें से एक स्कीम है ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन, जिसके अंदर जो इंपोर्ट्स वो कर रहे हैं उन पे कोई ड्यूटी उनको नहीं देना पड़ेगा अगर वो उस सामान का इस्तेमाल करके आगे फ्यूचर में एक्सपोर्ट्स करने वाले हैं। ऑप्शंस दिए हुए हैं duty free import of inputs required for export production subject to certain export obligations as stipulated in the foreign trade policy, exemption in respect of custom duty, additional duty, education cess and anti-dumping or safeguard duties for inputs used in exports, import of capital goods at concessional rate of duty subject to export obligation, grant of credit on post export basis as specified percentage of the FOB value of the exports in freely convertible currency। देखो, 3 और 4 तो आई थिंक आप आसानी से काट लेंगे। कैपिटल गुड्स के लिए अलग स्कीम है, ईपीसीजी स्कीम है, और 4 वाले में तो क्रेडिट की बात हो रही है। 1 और 2 में से ही आपको चूज करना है। तो 1 और 2 में से जो आंसर यहाँ पे हमें बताया गया, आई थिंक 1 भी कुछ हद तक सही है, बट 2 इन्होंने बताया है। 2 is exemption in respect of custom duty, additional duty, education cess and anti-dumping और safeguard duty for inputs used in exports। तो जिन inputs का इस्तेमाल करके आप exports करने वाले हैं उस पे आपको कोई ड्यूटी नहीं देना पड़ेगा, ऐसी बात यहाँ पे की जा रही है सेकंड वाले में। फर्स्ट में भी कुछ हद तक ऐसी ही बात की जा रही है, बट इन्होंने आंसर सेकंड चूज किया। दिस इज व्हाट वी हैव टू एक्सपेक्ट, दिस इज व्हाट वी हैव टू एक्सेप्ट एज द फाइनल आंसर। और ऐसे सवालों में हमें कुछ कुछ थोड़ा सा जो ऐसा फैक्टर रहता है, एम्बिगुइटी का फैक्टर रहता है, अब जो ऑफिशियल आंसर आया है उसे ही हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है। चलिए, यहाँ पे सवाल है, यहाँ पे आपको कुछ करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है। इन रिलेशन टू द एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ पोर्ट प्रोसीजर एंड कस्टम्स क्लियरेंस सीक्वेंशियली। तो हमारा जो पोर्ट का प्रोसीजर रहता है, कस्टम से क्लियरेंस मिलती है, उस यहाँ पे सीक्वेंस को करेक्ट ऑर्डर में हमें लगाना है, स्टेप्स को करेक्ट ऑर्डर में लगाना है। सीएनएफ एजेंट की बात की जा रही है। देखो, सीएनएफ एजेंट हमारे पास क्लियरिंग और फॉरवर्डिंग एजेंट होते हैं जिनकी हम सहायता लेते हैं। अगर हमें कुछ एक्सपोर्ट करना है हम इनकी सहायता लेते हैं, हम इनको सामान दे देते हैं और ये हमारा जो एक्सपोर्ट का काम है उसे कंप्लीट कर देते हैं। तो देखो, यहाँ पे जो एक्सपोर्टर है वो क्या करता है, वो जो भी अपना जो सामान है वो इसको सीएनएफ एजेंट को यहाँ पे पकड़ा देता है। तो सीएनएफ एजेंट जो है वो एक्सपोर्टर से जो उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, उसका जो कार्गो है वो सब ले लेता है और अपने पास रख लेता है टिल द शिपमेंट ऑफ द कार्गो, सब अपने पास लेके रख लेता है। इसके बाद वो कार्गो को लेकर जाता है पोर्ट के ऊपर लोडिंग कराने के लिए, शिप में लोडिंग कराएगा जिससे वो एक्सपोर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो जी, अब वो कार्गो को लोडिंग कराएगा तो वहां पे पोर्ट वगैरह के जो चार्जेस होते हैं, जिस पोर्ट से एक्सपोर्ट हो रहा है, तो उस पोर्ट के जो चार्जेस होते हैं उनको भी पे करना जरूरी है। तो पोर्ट के चार्जेस अगर वो पे कर देगा तो आपका जो मास्टर ऑफ द वेसल है वो यहाँ पे मेट रिसीट यहाँ पे इशू करेगा।
पोर्ट सुपरिटेंडेंट को, और पोर्ट सुपरिटेंडेंट वो मेट रिसीट जो है ना वो आपको पकड़ा देगा। अगर आपने पोर्ट के चार्जेस जो पे कर दिए तो आपको ये मेट रिसीट यहाँ पे मिल जाएगी। और ये मेट रिसीट आप किसको देंगे? आप ये मेट रिसीट देने वाले हैं आपकी शिपिंग कंपनी को। आपकी शिपिंग कंपनी को आप ये मेट रिसीट देंगे, और इसके बेसिस पे शिपिंग कंपनी आपको बिल ऑफ लीडिंग पकड़ा देगी, और ये बिल ऑफ लीडिंग आप इंपोर्टर को पकड़ा देंगे, और बाकी डॉक्यूमेंट्स भी इंपोर्टर को पकड़ा देंगे। और बेसिकली इंपोर्टर को यहाँ पे ये सामान जो है जो एक्सपोर्ट किया जा रहा है उसका टाइटल यहाँ पे मिल जाएगा। करेक्ट सीक्वेंस अगर आप बनाएंगे तो दैट विल बी ऑप्शन नंबर 2, आपका CEDAB, ये आपकी करेक्ट सीक्वेंस यहाँ पे बन रही है। तो आई होप आपको यहाँ पे कुछ कुछ समझ में आया कि कैसा प्रोसीजर यहाँ पे रहता है। बाकी एक बार आपको ये सारे टर्म्स डिटेल में देख लेने चाहिए। बिल ऑफ लीडिंग क्या होता है, मेट रिसीट क्या होता है, शिपिंग बिल क्या होता है, ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्सपोर्ट पर्सपेक्टिव से। तो सारी चीजें आपको एक बार देख लेनी चाहिए। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, कोटास विच आर द क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स इंटेंडेड एट प्रोटेक्टिंग लोकल इंडस्ट्रीज एंड कंजर्विंग फॉरेन एक्सचेंज इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमारे जो कोटास रहते हैं उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, ये सवाल आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। देखो प्यारे दोस्तों, हमारे पास जो कोटास रहते हैं, एक बेसिकली इट इज अ फॉर्म ऑफ ट्रेड बैरियर, और हमें यहाँ पे कोटास जो है देखने को मिलते हैं कि कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है कि इतना ही आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो, कुछ कोटास फिक्स कर दिए जाते हैं। इन कोटास को किस किस कैटेगरी में क्लासिफाई किया जा सकता है, क्या क्या टाइप्स हो सकता है कोटास के, ऐसा सवाल हमसे पूछ रहा है। सिंगल स्टेज कोटा, एब्सोल्यूट कोटा, टैरिफ कोटा, वैल्यू एडेड कोटा और वॉलंटरी कोटा। प्यारे दोस्तों, सिंगल स्टेज कोटा नहीं होता कोई। एब्सोल्यूट कोटा हमारे पास होता है कि हमने सिंपल कोई लिमिट फिक्स कर दी, एक सिंपल फिजिकल लिमिट लगा दी कि आप इतना ही इंपोर्ट कर सकते हो, तो दिस इज गोइंग टू बी अ एब्सोल्यूट कोटा। जैसे आपने कर दिया कि केवल 90 टन जो है उतना ही एक्सपोर्ट यहाँ पे इंपोर्ट यहाँ पे किया जा सकता है, तो ये एब्सोल्यूट कोटा बन गया। टैरिफ रेट कोटास भी हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप करना चाहते हो इंपोर्ट 90 टन से ज्यादा करना चाहते हो कर सकते हो, बट अगर 90 टन से ज्यादा इंपोर्ट करोगे तो आपको ड्यूटी डबल रेट पे देनी पड़ेगी, ड्यूटी ज्यादा देनी पड़ेगी। ऐसा आप करते हो तो इट इज अ टैरिफ रेट कोटा। वैल्यू एडेड कोटास हमारे पास नहीं होते। इसके बाद है वॉलंटरी कोटा। वॉलंटरी कोटा बेसिकली हमारे पास रहता है वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट। तो वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट का मतलब होता है कि आपकी जो एक्सपोर्टिंग कंट्री है वो खुद से रिस्ट्रेंट एक्सरसाइज करती है, क्योंकि उसे पता होता है अगर मैं ज्यादा एक्सपोर्ट करूंगी तो इंपोर्टिंग कंट्री कुछ ना कुछ करेगी, मेरे अगेंस्ट एक्शन लेगी, तो मैं खुद से ही सुधर जाऊं और खुद से ही काम एक्सपोर्ट करूं। तो ये वॉलंटरी कोटा भी एक तरीके से हमें टर्म देखने को मिलती है, विच इज बेसिकली सेम एज वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट जो हमें देखने को मिलते हैं। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे बी, सी एंड ई हमारे आंसर में इंक्लूड होने चाहिए, और अगर आप देखेंगे तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बिकम ऑप्शन नंबर ए। एब्सोल्यूट कोटा और वैल्यू एब्सोल्यूट कोटा और वॉलंटरी कोटा तो आई थिंक आप सभी ने पढ़े ही होंगे, तो बी और ई तो आपको पहचान ही लेना चाहिए कि ये हमारे आंसर में आने चाहिए। मुझे लगता है कि आप सी और डी को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज हुए होंगे कि कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा। जो सी वाला पॉइंट है, दे शुड हैव मेड इट मोर क्लियर, इसे इनको लिखना चाहिए था टैरिफ रेट कोटा, तो ज्यादा क्लैरिटी हो जाती, बट स्टिल उन्होंने ऐसे ही लिखा हुआ है। और आंसर जो है ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे एनटीए ने दिया है, एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू एक्सेप्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास सवाल है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ कंक्लूडिंग एन एक्सपोर्ट डील। तो एक्सपोर्ट डील जो है उसको कंक्लूड करने में क्या क्या स्टेप्स हमारे फॉलो किए जाएंगे, क्या क्या स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व रहेंगे। तो अब हमें देखने को मिलता है कि एग्जामिनेशन में काफी सारे ऐसे स्टेप्स आ रहे हैं जिसमें ऐसे सवाल आ रहे हैं जिसमें आपको स्टेप्स दिए रहते हैं, उनको करेक्ट ऑर्डर में लगाना रहता है। कई बार तो सीधे लॉजिकल ऑर्डर में आराम से लग जाते हैं, और कई बार ये भी देखने को मिलता है एग्जामिनर जबरदस्ती के स्टेप्स बनाने की कोशिश करता है, जबरदस्ती आपसे कुछ अरेंज करने के लिए कह देता है, बट जैसा एग्जामिनर कह रहा है उसका हुक्म आपको मानना पड़ेगा, उसकी बात माननी पड़ेगी और अरेंज करने की कोशिश करनी पड़ेगी। ऐसा ही कुछ इस सवाल में भी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको जो यहाँ पे स्टेप्स दे रखे हैं, कंफर्म द एक्सपोर्ट डील, रिसीव लेटर ऑफ क्रेडिट, आइडेंटिफाई एंड नेगोशिएट विद इंपोर्टर, रिसीव एन एक्सपोर्ट ऑर्डर, एग्जामिन थॉरोली एंड आस्क फॉर अमेंडमेंट। देखो सबसे पहले आपकी क्या चीज होने वाली है, सबसे पहले हमारे पास आप इंपोर्टर को आइडेंटिफाई करोगे और उसके साथ नेगोशिएट करोगे, पॉइंट नंबर सी आपका सबसे पहले आएगा। उसके बाद ही कोई ना कोई और चीज होने वाली है, उसके बाद ही आप यहाँ पे जो है एक्सपोर्ट ऑर्डर आपको मिलेगा, उसके बाद ही आप कुछ एक्सपोर्ट डील को फाइनलाइज करोगे, सारी चीजें उसके बाद होंगी। सबसे पहले आपका जो है इंपोर्टर को आइडेंटिफाई करना है,
किससे आपको इंपोर्ट करना है और उसके साथ आपकी नेगोशिएशन चालू हो जाएगी। तो सबसे पहली चीज आपकी यहाँ पे ये होने वाली है और इसी के बेसिस पे वैसे तो मेरा आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 का बन जाता है। फिलहाल जो बाकी चीजें हैं जिस ऑर्डर में आएंगी उसे भी एक बार देखना तो पड़ेगा। मुझे लगता है एग्जामिनर ने ऐसा सवाल आपको कुछ इसीलिए दिया क्योंकि बहुत क्लोज क्लोज से स्टेप्स आपको बाकी लगने वाले हैं। ऑप्शंस इसीलिए ऐसे बनाए ताकि आपको एक पता लग जाए तो आप लॉजिकली अपना आंसर मार्क कर सकें। देखो सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई कर लिया, नेगोशिएट कर लिया इंपोर्टर के साथ। उसके बाद उसके साथ आपकी डील होने वाली है। आपकी जो डील होगी वो आप उसके साथ कंफर्म करने वाले हैं और डील जो आपकी होगी उसके अकॉर्डिंग वो आपको एक ऑर्डर भेजेगा। आप उस ऑर्डर को प्रोसेस करेंगे, जो ऑर्डर आएगा उसमें अगर आपको कुछ बदलाव करवाना है तो बदलाव भी करा सकते हैं। और फाइनली आप जो है लेटर ऑफ क्रेडिट उसका इस्तेमाल करने वाले हैं। देखो लेटर ऑफ क्रेडिट का इस्तेमाल होता है क्योंकि पेमेंट को लेकर कई बार खतरा रहता है कि दूसरे देश में बैठा हुआ है हमारा परचेजर, तो पैसे देगा या नहीं देगा। इंपोर्टर दूसरे देश में बैठा है, पता नहीं पैसे दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, तो इंपोर्टर से हम लेटर ऑफ क्रेडिट भी मंगाते हैं कि अपनी क्रेडिट वर्दीनेस शो करो। तो ये चीजें जो है इस ऑर्डर में कहीं ना कहीं फ्लो करती हैं। करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 का यहाँ पे बनने वाला है। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे सवाल है मैच द फॉलोइंग का। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 आपको दे रखी है। लिस्ट 1 में आपके कुछ टैरिफ सब्सिडी हैं और लिस्ट 2 में है उनकी एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहले बात की गई है टेरिफिकेशन की। तो टेरिफिकेशन का तो मतलब हो गया कि कुछ हम टैरिफ्स को लेकर आने की बात कर रहे हैं, कुछ बैरियर्स को लेकर आने की बात कर रहे हैं, टैरिफ बैरियर्स को लेकर आने की बात कर रहे हैं, कुछ ऐसा लग रहा है। और अगर आप यहाँ पे लिस्ट 2 में देखेंगे, they have demonstrably adverse effects on other member countries. They act on goods which are contingent upon export performance, replacement of existing non-tariff restrictions for industrial research in disadvantaged regions. तो अगर मैं आपसे genuinely बात करूं तो मुझे फिलहाल लग रहा है कि ये 1 से भी कहीं ना कहीं जुड़ सकता है और 3 से भी कहीं ना कहीं जुड़ सकता है कि हमारे जो नॉन टैरिफ रिस्ट्रिक्शंस हैं हम उनको टैरिफ्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। और टैरिफ्स अगर आप लगा रहे हो तो उससे आपके एडवर्स इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो फिलहाल अभी मैं कोई आंसर नहीं सोचता, अभी मैं अपने आगे जो पॉइंट्स है उनको पढ़ लेता हूं। बट अगर मैं ऑप्शंस की तरफ नजर दौड़ाता हूं तो मेरे को ए 3 से मैच होता हुआ है वो तो दिखता है, बट ए कहीं 1 से मैच होता हुआ नहीं दिखता। तो 3 की तरफ अभी मेरा इंक्लिनेशन कुछ जा रहा है। इसके बाद है प्रोहिबिटेड सब्सिडीज, ऐसी सब्सिडीज जिनको प्रोहिबिट किया जाता है। देखो आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सी सब्सिडीज प्रोहिबिटेड रहती है डब्ल्यूटीओ रिजीम के अंदर। डब्ल्यूटीओ का जो एग्रीमेंट है सब्सिडीज और काउंटर वेलिंग मेजर्स का, उसमें बताया गया कि ऐसी जो भी सब्सिडीज आप दे रहे हैं विच आर कॉन्टिंजेंट ऑन एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, तो ऐसी सब्सिडीज को प्रोहिबिट किया जाता है। कुछ और भी सब्सिडीज हैं बट दिस इज वन ऑफ इट। तो ये आपकी प्रोहिबिटेड होगी, तो बी तो आपका सेकंड से ही मैच होने वाला है और फिर 3 में हमारी करेक्ट मैचिंग बन रही है। इसके बाद है एक्शनेबल सब्सिडी, यानी कि ऐसी सब्सिडी जिसमें कोई ना कोई एक्शन लिया जा सकता है आपके अगेंस्ट। अगर आप ऐसी सब्सिडी दे रहे हैं तो आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। ऐसी सब्सिडी दे रहे हैं विच हैव एडवर्स इफेक्ट्स ऑन अदर मेंबर कंट्रीज, तो एक्शन लिया जा सकता है। C1 से भी मैच हो रहा है। नॉन एक्शनेबल सब्सिडी, ऐसी सब्सिडी जिसको आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अगर आप इंडस्ट्रियल रिसर्च वगैरह से जुड़ी सब्सिडी दे रहे हैं किसी डिसएडवांटेज रीजन में, तो ऐसी सब्सिडी आपकी अलाउड है। तो इसीलिए आपकी डी की 4 से मैचिंग बन जाएगी और करेक्ट मैचिंग हमारी सारी की सारी ऑप्शन नंबर 3 में बनेगी, व्हिच इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है असर्शन रीजनिंग का। असर्शन दी है एन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन इज डिफरेंट फ्रॉम फ्री ट्रेड जोन एज इट प्रमोट्स यूनिट्स प्राइमरीली डिवोटेड टू एक्सपोर्ट्स। रीजन दिया goods imported to a free trade zone may be re-exported without any processing in the same form, but goods exported by units in an EPZ export processing zone are expected to have gone some value addition by manufacturing। तो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन और फ्री ट्रेड जोन की यहाँ पे बात हो रही है। बात कर रहे हैं कि दोनों डिफरेंट भी हैं। कैसे डिफरेंट है उसे भी बताया गया कि फ्री ट्रेड जोन में तो आप वापस से सामान को ऐसे ही री एक्सपोर्ट कर सकते हो, बट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है तो कुछ प्रोसेसिंग होनी चाहिए, तो कुछ वैल्यू एडिशन यहाँ पे होना चाहिए, ऐसा रीजन में बता रहा है। ये असर्शन और रीजन दोनों सही है और रीजन आपकी असर्शन को सही से एक्सप्लेन भी करता है। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1। चलिए तो यहाँ पे हमारे पास अगला सवाल है Which of the following are thinly veiled disguises that essentially restrict imports? तो पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन से thinly veiled disguises हैं। thinly veiled disguises इंग्लिश अगर आपको आती है तो आप इसका मतलब समझ पाएंगे। देखो वेल का मतलब कुछ घूंघट की तरह होता है, डिस्गाइज मतलब कुछ भेस बदलना। तो आप कुछ ऐसा भेस बदल कर अपने इंपोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहे हो
इनमें से कौन सी चीज से आप ऐसा कर सकते हो? तो अगर आपको सवाल समझ में आ गया तो मेरे ख्याल से ऑप्शन तो बिल्कुल बेकार है, आप समझ लोगे क्या आंसर यहाँ पे बनेगा। वॉलंटरी इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस, तो अगर आप रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं तो रिस्ट्रिक्शन तो खुल के लगानी पड़ती हैं। तो रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं, जो आपके रूल्स रेगुलेशंस बनाकर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती है, तो खुल के लगाई जाती है। तो ये छुपा कर नहीं लगाई जा सकती, ये डिस्गाइज में, घूंघट में छुपा कर नहीं लगा सकते, तो ये तो यहाँ पे इंक्लूड नहीं होना चाहिए। लेबलिंग रिक्वायरमेंट शोइंग ओरिजिन और कंटेंट, तो अगर आप किसी प्रोडक्ट पे ऐसे रिक्वायरमेंट लगा रहे हो कि आपको प्रॉपर लेबल लगाना पड़ेगा, उसमें ये सब चीजें डालनी पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं आप कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाने की कोशिश कर रहे हो, और ये आप इंपोर्ट्स को तो रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, बट आप दिखा रहे हो कि मैं तो लेबलिंग रिक्वायरमेंट लगा रहा हूं। तो आप एक घूंघट लगाकर, एक भेस बदलकर इंपोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, लेबलिंग के आड़ में आप ऐसा करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं बन सकता है थिनली वेल्ड डिस्गाइज। इंपोर्ट टैरिफ्स एंड कोटास, देखो टैरिफ और कोटा जो मेरे पास है, टैरिफ लगता है आपका, ड्यूटीज लगती है, टैरिफ लगता है, कस्टम ड्यूटी वगैरह, कोटास वगैरह, तो ये तो खुल के लगाए जाते हैं, इसमें कोई छुपाने वाली चीज नहीं है। आपके टैरिफ बैरियर तो खुल के लगाए जाते हैं, तो इसमें कोई छुपाने वाली चीज नहीं है। तो दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ डिस्गाइज्ड बैरियर, तो ये भी यहाँ पे इंक्लूड होने वाला नहीं है। तो ए और सी तो मैंने वैसे ही पकड़ लिए इंक्लूड होने वाले नहीं है, और इसी के बेसिस पे वैसे आंसर तो हमारा निकल ही सकता है। आगे सेफ्टी रेगुलेशंस फॉर ऑटोमोबाइल एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, तो आप कुछ सेफ्टी रेगुलेशन बना रहे हैं, आप सीधा सीधा नहीं कह रहे कि बाहर से इंडिया में ऑटोमोबाइल नहीं आएगा, आपने कहा कि ये सेफ्टी रेगुलेशन कंप्लाई करेंगे तो आ सकते हैं। तो सेफ्टी रेगुलेशन की आड़ में आपने बाहर से आने वाले प्रोडक्ट्स को, इंपोर्ट्स को रोक दिया, आपने रिस्ट्रिक्शन लगा दी, तो एक थिनली वेल्ड डिस्गाइज हो गया। हेल्थ रेगुलेशंस फॉर हाइजीन प्रोडक्शन एंड पैकेजिंग ऑफ इंपोर्टेड फूड प्रोडक्शन, तो बाहर से जो इंपोर्टेड फूड्स आ रहे हैं, आपने उनके ऊपर डायरेक्टली रोक नहीं लगाई, आपने उनके ऊपर ये लगा दिया कि ये हेल्थ रिक्वायरमेंट्स ये पूरी करेंगे, ये इनके अंदर न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स पूरी होंगी, तभी वो इंडिया में आ सकते हैं। तो अगेन आपने न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स की आड़ में, हेल्थ रेगुलेशंस की आड़ में इंपोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करी है, तो ये भी एक डिस्गाइज हो सकता है। तो हमारे पास ए और सी तो नहीं आएंगे, बी, डी और ई आएंगे, और वैसे भी अगर आप ए और सी को काट देंगे तो भी आप ऑप्शन नंबर 4 पे ही, बी, डी एंड ई ओनली पे ही पहुंचेंगे। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। चलिए, तो यहां पे सवाल है, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड डीजीएफटी facilitates and promotes foreign trade in India and also implements the foreign trade policy of India. Which one of the following union ministry governs the DGFT? तो जो हमारा DGFT का ऑफिस है ना, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड का, ये आपका आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर। कंफ्यूजन हो सकता है आपको कि फाइनेंस में आएगा या कॉमर्स में आएगा, तो याद रखिए फाइनेंस में नहीं आता, ये आपका कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर आता है, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 का बनेगा। In order to protect domestic industries, trade restrictions are often allowed and justified to counteract which of the following dumping practices? Persistent dumping, predatory dumping, sporadic dumping और reverse dumping। तो डंपिंग जो है, आई होप आप समझते हैं डंपिंग क्या होता है। डंपिंग का मतलब है कि बाहर की कंट्री हमारे देश में सामान डंप कर रही है, चाइना इंडिया के अंदर कहा जाता है अपना सामान डंप कर देता है। ये डंपिंग अलग अलग टाइप्स की होती है। एक है परसिस्टेंट डंपिंग, ये परमानेंट डंपिंग सी होती है कि परमानेंटली होती जा रही है। प्रीडेटरी डंपिंग, ये काफी खतरनाक वाली डंपिंग होती है। इसका मतलब होता है कि जैसे चाइना है, इंडिया के अंदर सामान बेच रहा है अपनी कॉस्ट से भी कम में, इवन बिलो इट्स कॉस्ट, तो अगर वो ऐसा करेगा तो इंडिया वाले उससे कंपीट कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। जो इंडिया वाले लोकल दुकानदार लोग हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, अपनी दुकानें बंद कर देंगे, तो आपका जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है पूरी तबाह हो जाएगी। तो इस डंपिंग को रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये काफी खतरनाक होती है, और इसीलिए इसके लिए ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस जो है वो जस्टिफाइड मानी जाती हैं। तो 2 आपका आंसर यहाँ पे बनने वाला है। स्पोरेडिक होती है कि कभी कभी डंपिंग कर दिया, और रिवर्स डंपिंग भी कई बार देखने को मिलती है। करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 बनेगा, क्योंकि ये सबसे खतरनाक वाली डंपिंग है जो कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को पूरी तरीके से तबाह कर सकती है। चलिए, तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे सवाल है, इन इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स, जिनको यहाँ पे बोला जाता है इनको टर्म्स, आइडेंटिफाई द वन under which the delivery of the goods to the named place of destination discharge takes place at the seller's expense. Buyers assumes the cargo insurance, import custom clearance, payment of custom duty, taxes and other cost and risk. तो इंटरनेशनल ट्रेड की बात हो रही है, तो बायर हैं और यहाँ पे हमारे पास सेलर हैं। तो सेलर ने बायर को यहाँ पे सामान भिजवाना है, और कहा गया कि जो सामान भिजवाने का खर्चा है वो सेलर यहाँ पे इनकर करेगा। जो आपका सामान जाएगा, शिप से जाएगा, कैसे भी जाएगा, वो सामान भिजवाने का जो खर्चा है वो सेलर का है,
बायर इंश्योरेंस, कस्टम क्लियरेंस, कस्टम ड्यूटी, सारी चीजें बाकी जो है बायर की है, सारा रिस्क बाकी का जो है वो यहाँ पे बायर का हो जाता है। केवल सामान को भिजवाने का खर्चा, जो रास्ते का भाड़ा है, उसकी जो जिम्मेदारी है वो यहाँ पे सेलर की बताई गई है। अभी प्यारे दोस्तों, यहाँ पे आपको चूज करना है कि कौन सी टर्म से ये जुड़ा हुआ है। कैरेज एंड इंश्योरेंस पेड टू सीआईपी। अब देखो यहाँ पे इंश्योरेंस की तो कोई बात हो नहीं रही है, केवल कैरेज कैरेज की बात हो रही है, केवल जो रास्ते का कैरेज है, भाड़ा है, उसकी बात हो रही है। इंश्योरेंस की तो कोई बात ही नहीं है, इंश्योरेंस की जिम्मेदारी तो सब बायर की है। तो ये वाला तो पॉइंट है, ये तो आने नहीं वाला। ऐसे ही आपका अगला भी कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट सीआईएफ, तो इसमें भी इंश्योरेंस आ रहा है। तो इंश्योरेंस तो इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इंक्लूड हो नहीं रहा, इंश्योरेंस तो खुद बायर को कराना है, तो 1 और 2 तो यहाँ पे एलिमिनेट हो गए। दो बचे हमारे पास 3 और 4। और प्यारे दोस्तों 3 और 4 में कंफ्यूजन होना बिल्कुल यहाँ पे जायज है, क्योंकि 3 और 4 काफी क्लोज है। दोनों में आपको यहाँ पे कैरेज और फ्रेट, केवल कैरेज और फ्रेट की जो जिम्मेदारी है वो यहाँ पे सेलर की रखी गई है, इंश्योरेंस तो यहाँ पे बायर को ही कराना है। तो दोनों काफी ज्यादा सिमिलर हो गए। बट समस्या ये है, यहाँ पे इनका डिफरेंस जो है ना वो काफी माइन्यूट है, वो आपको पता होना चाहिए। अब ये जो सीएफआर है ना, ये केवल आपका अगर आप समंदर के जरिए, सी के जरिए सामान बेच रहे हैं वही इस्तेमाल हो रहा है। अब ये जो सवाल दिया गया इसमें कहीं समंदर का नाम नहीं लिया गया है ना, तो इसीलिए अब प्यारे दोस्तों यहाँ पे आपका जो सीपीटी है ना, ये वाइडर टर्म है, ये सी से भेजो, किसी और मोड से भेजो, सब में एप्लीकेबल होता है। और आई थिंक इसी सोच के कारण यहाँ पे जो करेक्ट आंसर दिया गया है, दैट हैज बीन गिवन एज ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर जो है वो बन जाएगा, हालांकि ऑप्शन 4 भी काफी क्लोज है। चलिए तो प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बहुत ही सीधा, बहुत ही डायरेक्ट सवाल है। Dash as defined under the foreign trade policy implemented by Director General of Foreign Trade has the main aim to mentor new and potential exporters on the entry cases of foreign trade through counseling, training and outreach programs so that they can get into international trade। तो ये तो बिल्कुल ही सीधा, बिल्कुल ही डायरेक्ट सवाल है। आपसे स्कीम पूछ रहे हैं कि कौन सी स्कीम के अंदर आप जो नए एक्सपोर्टर्स हैं उनको फॉरेन ट्रेड के बारे में पूरी काउंसलिंग, ट्रेनिंग वगैरह देते हैं। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हमारे पास बनने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2, निर्यात बंधु स्कीम। तो निर्यात मतलब एक्सपोर्ट, बंधु मतलब आपका सखा, आपका भाई बहन। तो आपके जो एक्सपोर्टर भाई हैं आप उनकी पूरी मदद करते हैं, क्योंकि उन्हीं से आपको फॉरेन एक्सचेंज मिलने वाला है। और इसके लिए ये स्कीम यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई है हमारे देश के अंदर, तो इसके बारे में बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है ना, जो आपके लिए रेलिवेंट होगी, जो भी आप एग्जाम देने वाले हैं उस टाइम की, तो आप उसके अंदर जो भी इनिशिएटिव्स वगैरह हैं उनको एक बार जरूर देख के जाइएगा अपने एग्जामिनेशन के लिए। तो प्यारे दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये सवाल हमारे पास है, अरेंज द प्रोसीजर फॉलोड फॉर डिस्बर्समेंट ऑफ एक्सपोर्ट क्रेडिट इन अ सीक्वेंस फ्रॉम द फर्स्ट टू द लास्ट। तो प्यारे दोस्तों हमारा जो एक्सपोर्ट क्रेडिट रहता है उसके अंदर मेनली हम दो चीजों की बात करते हैं। एक बात होती है आपके प्री शिपमेंट फाइनेंस की, और एक बात होती है आपके पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस की। तो इन दो चीजों की बात करी जाती है, एक प्री शिपमेंट, एक शिपमेंट से पहले, एक पोस्ट शिपमेंट। जो प्री शिपमेंट फाइनेंस है, दैट इज बेसिकली योर पैकिंग क्रेडिट, दैट इज बेसिकली योर पैकिंग क्रेडिट, ये हमारा पैकिंग क्रेडिट होता है। तो पैकिंग क्रेडिट के लिए आपको पैकिंग क्रेडिट चाहिए। पैकिंग क्रेडिट आपको क्यों चाहिए? क्योंकि यहाँ पे आपने जो एक्सपोर्ट ऑर्डर आपको मिला हुआ है उसके लिए आपको परचेसिंग करनी है, सामान खरीदना है, सामान की पैकिंग करनी है। तो वो सारे काम करने के लिए, एक्सपोर्ट ऑर्डर को पूरा करने के लिए जो भी आपको काम करने हैं उसके लिए आपको बैंक से क्रेडिट मिल जाता है, फाइनेंस पैसा यहाँ पे मिल जाता है। तो ये जो पैकिंग क्रेडिट होता है इसको लेकर ये सवाल पूछा गया है आपसे। तो देखो यहाँ पे आपको स्टेप्स अरेंज करने हैं करेक्ट ऑर्डर में। देखो सबसे पहले अगर आपको बैंक से पैकिंग क्रेडिट चाहिए तो बैंक को आपको एक एविडेंस देना पड़ेगा कि मेरे को एक्सपोर्ट करना है, आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर आया हुआ है, ऐसा कोई एविडेंस बैंक को सबमिट करना पड़ेगा, तभी बैंक आपको ये पैकिंग क्रेडिट देगा। तो सबसे पहला स्टेप रहेगा कि सबमिट एन एविडेंस ऑफ योर एक्सपोर्ट, आप अपने एक्सपोर्ट का एविडेंस सबमिट करें और उसके बेसिस पे बैंक कैलकुलेट करेगा कि आपको कितना पैकिंग क्रेडिट यहाँ पे ग्रांट करना है। तो फिर उसके बाद आपका पॉइंट नंबर बी आ जाएगा और इसके बाद बैंक आपके फंड जो है उसको रिलीज कर देगा, आपके पास फंड्स आ जाएंगे, आपके एक्सपोर्टर के अकाउंट में वो क्रेडिट कर दिए जाएंगे। एंड इसी के बेसिस पे आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर तो बन गया है। और एक्सपोर्टर जो है यहाँ पे क्या करेगा, हमारे जो भी गुड्स हैं पैकिंग क्रेडिट का फायदा उठाएगा, जो भी गुड्स की उसको करनी है प्रोसेसिंग, प्रोक्योर करना है वो करेगा और हमारे सामान को पैक करके यहाँ पे भेज देगा थ्रू ट्रांसपोर्ट एंड फॉरवर्डिंग एजेंसी। और सामान की जो इंश्योरेंस है वो भी एक्सपोर्टर को करानी होती है, क्योंकि सामान खराब ना हो जाए, रास्ते में कुछ नुकसान ना हो जाए,
तो उसकी इंश्योरेंस भी एक्सपोर्टर को यहाँ पे करानी होती है। तो सी और डी पॉइंट हमारे उसके बाद आ जाएंगे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 का बनेगा। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, occasional sale of a commodity at lower price abroad in order to unload an unforeseen and temporary surplus of the commodity without reducing the domestic prices is called। तो आप अपनी क्या कर रहे हैं, अपनी कमोडिटी को बाहर बेच रहे हैं और ओकेजनली ऐसा बेच रहे हैं, कम दाम पे बेच रहे हैं। आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि आपके पास कुछ टेम्परेरी सरप्लस आ गया था, अब आप उसको यहां पे डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बेसिकली आपकी स्पोरेडिक डंपिंग होती है। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये था जी आज का हमारा डिस्कशन, जहां पे हमने आपके साथ जो यूजीसी नेट कॉमर्स के प्रीवियस ईयर के सवाल हैं पिछले 3 सालों के, उनको आपके साथ डिस्कस किया। सेशन थोड़ा लंबा था। उम्मीद करता हूं आपने सारे सवालों को सही से देखा, समझा, सॉल्व करने की कोशिश भी करी। आपको सेशन पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस सेशन का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो उसे डेफिनेटली ज्वाइन कर लेना। और हमारे कोर्सेज की जानकारी के लिए आप हमारा जो एवरस्टडी क्लासेस का ऐप है या फिर जो वेबसाइट है उसे भी विजिट करना। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।